शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहब कैसे हो आप लोग? बोलना बिड़ू, बिंदास्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। दोस्तों, रिव्यू एंगेजमेंट जिसने बच्चों को परेशान करके रखा है, सर इतना बड़ा तो है, करके जाए कि छोड़ के जाए। दोस्त 5 मार के आएगा, छोड़ के मत जा। ठीक है सर। अब अगर तुझे दिक्कत आती है तो हो सकता है कि इस वीडियो से कवर हो जाएगी। अगर बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है ना, तो इस वीडियो को करने से पहले ऐसे 210 देख के आ जा, 230 देख के आ जा, 210, 230 एंड 550, 560, 570 एंड 580 देख के आ जा। इसमें से 550 नहीं देखा तो भी इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं बनेगी, लेकिन 560, 570, 580 देख के आ सकता है। ठीक है। अगर नहीं भी देखता है ना, तो मोटा मोटी चीज़ें वहाँ से डिस्कस होती है, एक बार पढ़ा है तो भी लिंकिंग हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सर सबसे पहली बात आती है ऑडिट में रिव्यू में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, उसको तो देखते हैं अपन। सबसे पहले ये चीज़ समझाओ सर हमको कि रिव्यू 2400 एंड रिव्यू 2410, ये दोनों में हमको आइडेंटिफाई कैसे होगा? अगर क्वेश्चन आता है तो कौन सा स्टैंडर्ड यूज करना है हमने, वो बताओ। तो देखो सर, SRE2400 है ना, वो प्रैक्टिशनर की बात करता है। तो अगर क्वेश्चन में प्रैक्टिशनर लिखा है ना, तो समझ जाना SRE2400 की बात होती है। और अगर ऑडिटर लिखा है ना, तो समझ जाना 2410 की बात होती है। और वैसे ही क्वेश्चन में अगर इंटीरियम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिव्यू स्पेसिफिकली मेंशन किया है ना, तो 2410 आएगा, नहीं किया है तो मोटा मोटी 2400 आता है। ठीक है सर, ये बेसिक हो गया। सर अभी हमको समझाओ ऑडिट और रिव्यू में फ़र्क क्या होता है। ऑडिट रिव्यू में जो फ़र्क होता है ना, वो तुम्हारा क्या होता है, एश्योरेंस जो है ना, एश्योरेंस एंगेजमेंट ही तुम्हारा अलग है। एक होता है तुम्हारा रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, दूसरा होता है तुम्हारा लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, दूसरा क्या होता है, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो रिव्यू जो है ना, वो तुम्हारा लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ठीक है, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ऑडिट तुम्हारा रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब तुम बहुत ज़्यादा एश्योरेंस देते हो, तो ज़्यादा एश्योरेंस देने के लिए तुम्हारे पास में ज़्यादा प्रोसीजर को परफॉर्म करना पड़ेगा। लिमिटेड एश्योरेंस मतलब तुम्हारा लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है, तो उस केस में तुमको कम प्रोसीजर परफॉर्म करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है। ऑडिट में तुम्हारे पास में रीजनेबल कंक्लूजन जाता है, रिव्यू में तुम्हारा लिमिटेड कंक्लूजन जाता है। लेकिन ऑडिट में जो अपना ओपिनियन जाता है ना, एश्योरेंस ओपिनियन जाता है, ओपिनियन जाता है। रिव्यू में अपना ओपिनियन नहीं जाता, रिव्यू में अपना कंक्लूजन जाता है। कंक्लूजन का जो वर्डिंग है ना, वो तुम्हारा नेगेटिवली वर्डेड है। कैसे है आगे आके समझ जाएगा हमको। पॉजिटिवली वर्डेड क्या है वो तो तुमको पता है, तुमको नॉर्मल ऑडिट का तो पता है। ठीक है सर। अब यहाँ पे समझने की बात एक आती है सर कि एक्चुअल में क्या होता है, कम प्रोसीजर परफॉर्म करना मतलब क्या है। देखो सर, 1 मिनट यहाँ पे आ जाओ। एक बात समझने की आती है कि तुमको कम प्रोसीजर में तुमको इंक्वायरी एंड एनालिटिकल मोटा मोटी 2 ही प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं। कौन से? इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, तो मेन 2 प्रोसीजर है तुम्हारे पास में। देखो सर, अभी बताता हूँ, ध्यान से सुनो। रिव्यू के प्रोसीजर 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। पहला है तुम्हारा इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, जो उसका मेन हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा है, किसी स्पेसिफिक एरिया को लेकर तुम क्या करोगे, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करोगे। एंड तीसरा है, अगर तुमको लगता है कि कहीं पे पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट है, पोटेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो उस केस में ऑडिट के प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। ठीक है, 3 स्टेज हो गए। तो पहला तो है तुम्हारा इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर। दूसरा स्टेज क्या है, कुछ स्पेसिफिक चीजों के ऊपर तुमको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना होता है। कौन से प्रोसीजर? देखो सर, जीसी सीसी ऑफ नफराज। सर, जीसी सीसी ऑफ नफराज, ध्यान रखो, एकदम दिमाग में फिट करो। बाद में अपन बस जीसी सीसी ऑफ नफराज यूज करेंगे। इसमें क्या क्या कंटेंट है तुमको यहाँ पे ही देखना पड़ेगा। जीसी सीसी ऑफ नफराज। जीसी का मतलब क्या है, गोइंग कंसर्न। सीसी का मतलब क्या है, कमिटमेंट्स, कंटीजेंसीज एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। नफराज, यन के 2 मतलब आते हैं, नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन या फिर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। एफ का मतलब आता है फ्रॉड। आर बात करता है रिलेटेड पार्टीज के बारे में या फिर उनके ट्रांजैक्शन के बारे में। ए बात करता है अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में। एस बात करता है सब्सिक्वेंट इवेंट एंड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन के बारे में। तो इसके भी 2 मतलब हो सकते हैं, एक सब्सिक्वेंट इवेंट एंड दूसरा सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है सर, इतना बात तुमको समझ में आया क्या सर? यही चीज क्यों? देखो सर, रिव्यू ऑडिट से कम है तो एक बात ध्यान दे दो कि तुमको पूरा अकाउंटिंग, पूरा सिस्टम तुम्हारा सेट है कंपनी का, उसमें तुमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो नंबर आए हैं ना, उसके ऊपर कंफर्ट आ जाएगा तुमको। हमको बस वो नंबर छोड़ के बाकी की चीज है ना, नंबर के लिए हमारे पास में क्या है, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर है हमारे पास में। ठीक है, मेनली ये 2 करेंगे अपन, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे फोकस क्या होता है तुम्हारा, जीसी सीसी ऑफ नफराज के ऊपर फोकस होता है।
सर इसको बस दिमाग में डाल लो, इसको बस दिमाग में डाल लो। जीसी क्या है? गोइंग कंसर्न। सीसी क्या है? कमिटमेंट्स, कंटिजेंसीज एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ऑफ नफराज यन से तुम्हारा नॉन कंप्लायंस है एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, ठीक है। एफ से फ्रॉड है, आर से आरपीटी, ए से अकाउंटिंग एस्टिमेट, एस से सब्सिक्वेंट इवेंट या फिर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस, ठीक है सर। अब हमको है ना वो अकाउंटिंग छोड़ दो, इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा चाहिए, इसके ऊपर हमको ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा सेट हुआ। तीसरा सेट क्या बात करता है? जब तुमको लगता है कि तुम्हारे एफएस में पोटेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो उस केस में तुमको लग रहा है कि पोटेंशियल है कि नहीं है, तुमको डाउट है। तो जब तक तुमको ये कंफर्म नहीं होता कि एफएस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो जब तक कि कंफर्म तुमको ये नहीं हो जाता, तब तक तुम प्रोसीजर परफॉर्म करते रहो, ठीक है। तो ये तीसरा सेट है तुम्हारा। आगे जाते हैं। इतना बेसिक क्लियर हो गया क्या? हो गया। आइए सर, यस आर 2400 रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है, रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बात करता है। सर ये स्टैंडर्ड तुम्हारा एप्लीकेबल कब हो जाएगा? ये तब एप्लीकेबल हो जाएगा जब प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी, ये डील किसके साथ में करता है? जब प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी आती है व्हेन एंगेज टू परफॉर्म रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हेन प्रैक्टिशनर जो है ना वो तुम्हारा ऑडिटर नहीं है एंटिटी के एफएस का, एंड द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट के बारे में डील करता है, ठीक है सर। यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमको पता है क्या क्या चीज़ आती है। देखो सर अभी रिवीजन है ना, तो यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ो, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ये सब सेम टू सेम चीज़ आती है। कंक्लूजन देते हो, लिमिटेड एश्योरेंस जाता है, डिस्क्रिप्शन को रिपोर्ट में जाके देखना है तो अपन जाके देख लेंगे, इंक्वायरी एनालिटिकल वो भी अपन देख लेंगे, पोटेंशियल मटेरियल स्टेटमेंट है तो अपन एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, वो भी कर लेंगे। तो जो मैं कवर करता हूँ ना वो ही समझ जाना इंपॉर्टेंट है, बाकी तुमको जो चीज़ यहाँ पे दिखती है सारी चीज़ें कवर करनी है ऐसा नहीं है। समझ जाओ क्या क्या कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है सर। अब अपन अभी शुरू कर रहे, मुझे बस आपका अटेंशन चाहिए, बाकी सारी चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है दोस्त। मुझे अटेंशन चाहिए। हर ऐसे में इंपॉर्टेंट होता है उसका ऑब्जेक्टिव, क्योंकि कुछ नहीं आता है तुमको ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। मतलब कभी कभी सजेस्टेड आंसर में ऑब्जेक्टिव छापा होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही अच्छे से डील कर पाएगा, अच्छे से बता पाएगा कि तुम्हारा काम क्या है इसमें, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा? लिमिटेड एश्योरेंस, रीजनेबल है क्या? नहीं। लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि एफएस तुम्हारा फ्री है मटेरियल स्टेटमेंट से। ऑडिट में हमारा क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना होता है कि एफएस फ्री है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा? लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। लेकिन यहाँ पे तुमको सारे प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने हैं, तुमको बेसिकली मेन तुमको इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ठीक है सर। और तुमको क्या करना है? तुमको एक्सप्रेस करना है ओपिनियन नहीं कंक्लूजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिव्यू रिपोर्ट है, ओपिनियन नहीं, ठीक है। और वो प्रोसीजर परफॉर्म करके तुम एनेबल करो कि तुम क्या करो? कंक्लूजन एक्सप्रेस कर पाओ, क्या कि क्या उसके सामने, उसके नज़र के सामने, जिगर के पास में ऐसा कुछ अटेंशन के आया है क्या, ऐसा कुछ अटेंशन में आया है क्या जो बिलीव करता है कि एफएस जो है ना तुम्हारा प्रिपेयर किया है, एफएस नहीं प्रिपेयर किया है मटेरियल रिस्पेक्ट में या फरेब के हिसाब से। मतलब क्या सर? हमेशा हमको क्या देखना होता है कि एफएस प्रिपेयर किया है अच्छे से, हमको यहाँ पे देखना है कि एफएस प्रिपेयर नहीं किया है, ऐसा कुछ तेरे ध्यान में आया है क्या? मतलब एफएस में गड़बड़ है, ऐसी कुछ चीज़ आती है क्या? वैसे तो तुमको नॉर्मली बताना पड़ता है कि एफएस में कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे बताना है कि एफएस में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, ये तुमको बताना पड़ेगा मोटा मोटी लेवल पर। मतलब क्या ये चीज़ है ना तुमको और अच्छे से समझेगी जब अपन रिपोर्टिंग जो देखेंगे ना उसमें हमको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है सर। उसके बाद में तुमको रिपोर्ट करना होता है एफएस के ऊपर, ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में एक समझो कि अगर तुमको लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं होता है तो अपन क्या करेंगे? अगर विड्रॉ होता है तो विड्रॉ करो, अगर विड्रॉ नहीं होता है तो अपन क्या करेंगे? डिस्क्लेम करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या तुम सही ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, तुम सबूत ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो सही होता है ना वो सही नहीं होता है, वो सही होता है। जैसे म्यूचुअल फंड सही है वैसे रिव्यू भी सही है। तो सही मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, ऑडिट हटा देंगे यहाँ पे अपन, ठीक है। तो अगर तुमको एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं हो रहा है ना, तो अगर विड्रॉल पॉसिबल है तो विड्रॉ करो, अगर नहीं है तो तुम क्या करोगे? डिस्क्लेमर कर दोगे। सर समझने की बात आती है, हर स्टैंडर्ड को अपन तोड़ते हैं 3 हिस्सों में, कि सबसे पहले तुमको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद में परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने के बाद में रिपोर्ट करना है। तो जब हमको एक्सेप्ट करना होता है ना, अपन क्या करते हैं? ऐसे 210 में जाते हैं, यहाँ पे भी अपन ऐसे 210 में जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे स्पेसिफिक आती है। स्पेसिफिक क्या आती है? तुमको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड रिव्यू एंगेजमेंट। ऐसे कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड रिव्यू एंगेजमेंट, इसके बारे में बात होती है।
एक नंबर कहानी बताऊंगा, एक नंबर कहानी सुनो। कहानी सुनो। एक होता है राक्षस, एक होती है चुड़ैल। एक होता है राक्षस, एक होती है चुड़ैल। इन दोनों को हो जाता है प्यार, हो गया है तुमसे तो प्यार क्या करे। तो क्या करना है उसने, राक्षस जाता है चुड़ैल के पास में, उसको क्या करता है, प्रपोज करता है। प्रपोज करता है, बोलता है कि अपन क्या करेंगे, एंगेजमेंट में जाते हैं। उन दोनों का एंगेजमेंट हो जाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से चुड़ैल क्या करती है, चुड़ैल चुड़ैल है ना, थोड़ी भाग के किसी और जगह पे जाती है। किसी और जगह पे जाती है, कहाँ पे जाती है ये नहीं बताती है राक्षस को। राक्षस को नहीं बताती है कि वो कहाँ पे जा रही है, इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। या फिर इन्फॉर्मेशन जो देती है ना, वो बोलते हैं कि मैं अपने दोस्त के घर में पढ़ाई करने जा रही हूँ। अभी चुड़ैल क्या पढ़ाई करेगी दोस्त। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसकी वजह से राक्षस को क्या होता है, राक्षस को आता है डाउट। तो राक्षस को डाउट आता है, इसकी वजह से राक्षस क्या करता है, टेलीस्कोप लेकर क्या करता है, चुड़ैल के पीछे जाता है कि कहाँ जा रही है ये देखने को। सर बहुत ही अधूरी एंड दर्द भरी कहानी थी, बट अपने को क्या है, अपने को सारे पॉइंट देके जाती है। ठीक है सर, समझ में आओ। जब प्यार हो जाता है तुम क्या करोगे, प्रपोज करोगे कि एंगेजमेंट करते हैं अपन। ठीक है, तो 2 पॉइंट बनेंगे तुम्हारे, पहले ही पॉइंट में 2 पॉइंट है। क्या, प्रपोज नहीं सर, पर्पस देखना है तुमने। पर्पस जो है ना तुम्हारा, वो रैशनल है क्या। ठीक है, अब जो तुम एंगेजमेंट में जा रहे हो ना, उसका पर्पस रैशनल है क्या। और दूसरी चीज, एंगेजमेंट इन अप्रोप्रिएट तो नहीं है ना। अगर पर्पस रैशनल नहीं है, मतलब जिस चीज की वजह से एंगेजमेंट हो रहा था उस चीज की वजह से होना चाहिए। अगर उसका पर्पस अगर रैशनल नहीं है तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करो। या फिर वो जो एंगेजमेंट है वो इनअप्रोप्रिएट है। इनअप्रोप्रिएट मतलब क्या, एंगेजमेंट तुम्हारा होना चाहिए तो ऑडिट का, हो रहा है रिव्यू, तो रिव्यू को एक्सेप्ट मत करो। एंगेजमेंट होना चाहिए था कंपाइलेशन का, हो रहा है रिव्यू, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करो। तो दो चीजें, एक पर्पस अगर रैशनल नहीं है, क्यों नहीं होता, उसके 3 पॉइंट अपन बुक में से पढ़ लेंगे। तो रिव्यू को एक्सेप्ट मत करो, एंगेजमेंट अगर इनअप्रोप्रिएट है तो एक्सेप्ट मत करो। सेटिस्फाई नहीं कर पाता है भाई साहब। क्या सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, अगर तुमको लगता है कि तुम इथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, सर इंडिपेंडेंस आएगा क्या, हाँ भाई इंडिपेंडेंस आएगा, क्योंकि ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इंडिपेंडेंस आएगा। तो हमने बस देखा है कि एसआरएस में इंडिपेंडेंस नहीं आएगा, ऐसे 800 की सीरीज में आएगा, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट आएगा, एश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो इथिकल रिक्वायरमेंट या फिर इंडिपेंडेंस को अगर तुम सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करना। अगर तुमको लगता है कि इन्फॉर्मेशन जो आएगा ना, तुमको इन्फॉर्मेशन या तो नहीं आएगा, अनअवेलेबल होगा, या फिर जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो इन्फॉर्मेशन अनरिलायबल होगा, तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करो। अगर डाउट आता है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर, तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करो। टेलीस्कोप नहीं दोस्त, स्कोप लिमिटेशन। अगर तुमको लगता है कि स्कोप लिमिटेशन है और उसकी वजह से हमको बाद में जाके डिस्क्लेम करना पड़ेगा कंक्लूजन को, तो डिस्क्लेम करने की जगह पे तुम क्या करो, अभी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही मत करो। क्या क्या पॉइंट है देखो दोस्त, प्रपोज एंगेजमेंट, पर्पस एंड एंगेजमेंट इन अप्रोप्रिएट है तो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है इथिकल रिक्वायरमेंट को, इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबल अनरिलायबल है, डाउट आता है इंटीग्रिटी के ऊपर, एंड स्कोप लिमिटेशन आता है। कहानी सुनो, खत्म हो गई कहानी। तो प्रैक्टिशनर ने एक्सेप्ट नहीं करना है रिव्यू एंगेजमेंट को। कब, पहले प्रपोज करता है एंगेजमेंट इनअप्रोप्रिएट है, रैशनल पर्पस अगर एब्सेंस है, या फिर इनअप्रोप्रिएट एंगेजमेंट है। रैशनल पर्पस कब नहीं होगा, अगर सिग्निफिकेंट लिमिटेशन आते हैं, या फिर प्रैक्टिशनर का नाम अनसुटेबल मैनर में उस रिपोर्ट के साथ में एसोसिएट किया जाता है, या फिर ऑडिट जहाँ पे मैंडेटेड है बट रिव्यू तुमको रिक्वेस्ट किया है, तो ऐसे नहीं चलेगा, तो पर्पस यहाँ पे नहीं है तुम्हारा। या फिर इनअप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस आते हैं, जैसे कि ऑडिट एंगेजमेंट करने की जरूरत आती है, या फिर कंपाइलेशन या फिर अदर सर्विसेज देने के लिए तुमको देखना पड़ता है, तो उस केस में तुम्हारे पास में एश्योरेंस एंगेजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करो। इथिकल रिक्वायरमेंट अगर तुमको लगता है कि सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करो। इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबल होगी या फिर अनरिलायबल होगी, लाइकली टू बी अनअवेलेबल या फिर अनरिलायबल, तो उस केस में एक्सेप्ट मत करो। डाउट आता है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर, तो उस केस में एक्सेप्ट मत करो। स्कोप लिमिटेशन इम्पोज किया है मैनेजमेंट ने, जिसकी वजह से तुमको लगता है कि तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, प्रैक्टिशनर डिस्क्लेम करेगा कंक्लूजन, तो उस केस में एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करो। बात खत्म। माए बाप, एक क्वेश्चन अलग से है, बस यही क्वेश्चन तुम्हारा अलग से है, बाकी कोई चीज नहीं है। ठीक है सर, हम अब बात करेंगे प्री कंडीशन के बारे में। ये प्री कंडीशन कौन से है सर, वही प्री कंडीशन है जो अपन ऐसे 210 में देखते हैं। सर सेम टू सेम है क्या, हाँ दोस्तों सेम टू सेम है। एक मिनट दिखा देता हूँ तेरे को। ये हो गया 210। प्री कंडीशन की बात करते हैं अपन 210 में, क्या एफ आर एफ एक्सेप्टेबल है हमको,
उसके बाद में मैनेजमेंट के साथ में एग्रीमेंट में जाते हैं कि वो एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड करता है उसकी जिम्मेदारी। पीपीएफएस या एफ के लिए इंटरनल कंट्रोल, ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के लिए। ठीक है सर। सर उठाओ यहाँ से इसको, कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो तुमको क्या देखना है, सबसे पहले पॉइंट ए सेम टू सेम एफ जो है ना एक्सेप्टेबल है क्या, सेम टू सेम। ओहो, पॉइंट बी ऑब्टेन एग्रीमेंट मैनेजमेंट से कि एक्नॉलेज करता है, अंडरस्टैंड करता है उसकी जिम्मेदारी, यहाँ तक भी सेम टू सेम। क्या एफएस पीपीएफएस के बारे में, ओहो सेम टू सेम। इंटरनल कंट्रोल डीम ऑफ आईसी, सेम टू सेम। प्रोवाइड प्रैक्टिशनर विथ ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ओहो सेम टू सेम। सर बच्चों को समझ में नहीं आता है, प्री कंडीशन है तो सेम टू सेम लिखना है। जैसे 210 के हिसाब से क्वेश्चन आता है और कुछ ही लिख के आ जाते हैं, समझता ही नहीं है। अरे क्या समझना है, कुछ तो समझना भाई कि प्री कंडीशन है। अगर देखो भाई साहब, मैं अब बता देता हूँ, ध्यान कान खोल कर सुनो। अगर रिव्यू में कुछ नहीं आता है ना तुमको, और तुमको लगता है कि ऐसा मैंने ऑडिट में पढ़ा है, तो जो तुमने ऑडिट में पढ़ा है ना कॉपी पेस्ट करके आओ। बट और एक चीज ऐसे का रेफरेंस तुमने किधर भी नहीं देना है। ये जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है ना, वो आपको बस रेफरेंस के लिए लिखा है। ऐसे का रेफरेंस रिव्यू एंगेजमेंट में नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। ठीक है सर, हो गया। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, चिल्ला के बता रहा हूँ, अगर तुमको ऑडिट में से और किसी जगह में से अगर तुमको वो चीज आती है ना, तो रिव्यू में लिख के आ जाओ। ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज आती है कि एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ इच एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट के लिए। अगर तुमको एक क्वेश्चन आ जाता है कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ रिव्यू एंगेजमेंट में, तो 1 मिनट देना मुझे। यहाँ पे हमने कंपाइलेशन एंगेजमेंट में एक चीज पढ़ी थी, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी क्या होती है। ठीक है, एंगेजमेंट पार्टनर की, प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी क्या होती है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए पढ़ा था। ये जो पॉइंट है ना, ये सेम टू सेम तुम्हारे प्रोनाउंसमेंट में आते, सेम टू सेम आते। ओवरऑल क्वालिटी, एक्सेप्टेंस के 3 पॉइंट एंड तुम्हारे परफॉर्मेंस के 2 पॉइंट, सेम टू सेम चीज आती है। तो अगर ऐसा तुमको लगता है कि यहाँ से आया है वहां से आया है, रिव्यू के केस में चिपका दो। कुछ नहीं आता है ना, वैसे भी 0 आने वाले ना, तो 0 से अच्छा है कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ, जो ऑडिट में पढ़ा है ना वही लिख के आ जाओ। या फिर तुम यहाँ पे भी देखो, एक्सेप्टेंस में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में पूछा है, तो यहाँ से लिख के आ जाओ, यहाँ से लिख के आ जाओ। बस ये 2 पॉइंट मत लिखना, बाकी सब लिख के आ जाओ। ऑब्जेक्टिव स्कोप, प्रैक्टिशनर का जिम्मेदारी एफआरएफ एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डीम ऑफ आईसी, ये सारी चीजें लिख के आ जाओ। इंटेंडेड यूज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी लिख के आ जाओ। ठीक है, सारी चीजें अडोप्शन के साथ में, छोटा मोटा। ये क्यों नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉइंट है ना तुम्हारे पास में, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंपाइलेशन के। बस यही चीज तुमको समझने आती है, यही अगर चीज समझ में आ जाएगी ना, तो रिव्यू एंगेजमेंट में कुछ नहीं है दोस्त। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी, एक्सेप्टेंस हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन की बात करते हो। अगर तुम्हारे पास में कुछ कंडीशन अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ में। अगर मैटर रिजॉल्व नहीं हो सकता है तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हमेशा की तरह लॉ भाई ने अगर तुमको फोर्स किया है, तुमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो यसारी के हिसाब से हमने रिव्यू किया है, वो वाला सेंटेंस अपने ऑडिट रिपोर्ट में नहीं देंगे, बात खत्म। अगर एक्सेप्ट करने के बाद में अगर कुछ इशू आता है, तो अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एमएनटी के साथ में। बट यहाँ पे अपन ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, विड्रॉ कर सकते हैं। तो देखने का है रिजॉल्व होता है क्या, रिजॉल्व नहीं होता है तो उस केस में तुमको देखना है कि विड्रॉ करना है कि कंटिन्यू करना है, अप्रोप्रिएट है क्या कंटिन्यू करना। अगर कंटिन्यू करना पड़ रहा है, विड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो रिपोर्ट में जाएगा। तो रिपोर्ट में कैसे कम्युनिकेट करना है, ये चीज तुमको देखनी पड़ेगी। क्या सिंपल चीज है यार, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसमें, तुम बताओ मुझे। टर्म्स एंड एंगेजमेंट को एग्री करते समय आ जाइए 210 में, 1 मिनट देना मुझे। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में आ जाइए, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आ जाइए, तो समझ जाना क्या बात करते हैं। चेंज है क्या टर्म्स में, वो हमको देखना पड़ेगा। चेंज अगर है तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन चेंज चेक करते हैं अपन। रिकरिंग ऑडिट के केस में असेस करते हैं टर्म्स को रिवाइज करना है क्या, ये सारी चीजें रिवीजन को देखेंगे। भाई साहब वही बातें आती है, वही बातें आती है। अगर तुम अच्छे से देखोगे ना, देखो एग्री करो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को, कब, एंगेजमेंट परफॉर्म करने से पहले, एंड वो भी कहाँ पे, रिटर्न एग्रीमेंट में। क्या नई बात बताई तुमको, क्या नई बात बताई। रेगुलरली असेस करो अगर चेंजेस है क्या सर्कमस्टांसेस में, ऐसे चेंजेस है क्या सर्कमस्टांसेस में जो तुमको नेसेसिएट करते कि टर्म्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर नए टर्म्स आते हैं तो उसको राइटिंग में लिख लो, लिख लेंगे। नॉट एग्री टू द चेंज इन टर्म्स, अगर तुम्हारे पास में रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो बात खत्म। स्विच टू एंगेजमेंट वेयर नो एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड, दैट इज कंपाइलेशन। अगर तुम्हारे पास में जस्टिफिकेशन क्या है, इफ
बिफोर कंप्लीटिंग द रिव्यू क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तुमको स्विच करने में एंगेजमेंट, जहाँ पे तुम्हारे पास में नो एश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है जैसे कंपाइलेशन में, तो तुमने इवेल्यूएट करना है कि वो जस्टिफिकेशन है क्या चेंज के लिए। ठीक है, तो ये बस तुम्हारा थोड़ा सा अलग वाला पॉइंट है, नहीं तो ये तो तुम्हारा 210 कॉपी पेस्ट है ना दोस्त, और इसको भी तुम अगर भूल जाओ कोई इतना है नहीं है। ठीक है, तो सेम टू सेम अभी तक हमने नया कुछ देखा है क्या? अभी देखो 20 मिनट हो गए, हमने एक्सेप्टेंस पूरा देखा है, एक्सेप्टेंस हमने पूरा देखा है, इसमें नया कुछ नहीं देखा है। हमने बस जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में थी उसको यूज किया है, बस चुड़ैल और राक्षस की कहानी हमने देखी है, चुड़ैल और राक्षस की कहानी हमने देखी है। अब यहाँ तक हमने कुछ नया नहीं देखा, और नया कुछ है भी नहीं है यार, तुम फालतू में टेंशन लेते हो। सर ओवरव्यू दिया है मैंने कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ आती है, इसको रटते मत बैठना यार, ये पॉइंट है जो बात करते कि आगे क्या क्या आएगा। ठीक है, इसको नहीं तो समझ जाएगा, इसको रटते बैठे, इसको नहीं रटने का, इसको समझने का है कि तुम्हारे पास में चीज़ क्या चेक करनी है, मटेरियलिटी, अंडरस्टैंडिंग करना है एंटिटी का। सर मटेरियलिटी 320 के हिसाब से करो, अंडरस्टैंडिंग 315 के हिसाब से करो, एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग 315 में करते हैं अपन, सेम टू सेम चीज़ आती है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं है, बट यहाँ पे रेफरेंस ऐसे का नहीं देना है, बस बात खत्म। फिर प्रोसीजर तुमको परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब परफॉर्म करना है, उसके बाद में रिपोर्ट करना है, तो ये चीज़ें परफॉर्म करो एंड उसके बाद में ये चीज़ें रिपोर्ट करो, बात खत्म। तो परफॉर्म करते समय मैंने बोला 3 चीज़ आती है, एक तो इंक्वायरी, पहला स्टेप क्या है, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस जिसमें मैंने आपको बोला है जीसीसीसी ऑफ नफरस, उसके ऊपर तुमको ध्यान देना पड़ेगा। एंड अदर प्रोसीजर, अदर प्रोसीजर में क्या है, जब तुमको लगता है कि पॉसिबिलिटी है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की, पोटेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो तुम इतने प्रोसीजर परफॉर्म करो कि तुम्हारा पॉसिबिलिटी को हटा के तुम या तो ये बता पाओ कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या फिर नहीं है, क्या है आगे जाके देखेंगे। उसके बाद में कुछ नहीं, WR के बारे में बात करता है, एविडेंस को इवेल्युएट करने के बारे में बात करता है, नो ओपिनियन नहीं, कंक्लूजन जाता है, क्योंकि तुम्हारा रिव्यू एंगेजमेंट है एंड रिपोर्ट जाता है। कुछ नहीं है दोस्त, कुछ नहीं है, दमी नहीं है। मटेरियलिटी सेम टू सेम 320 के हिसाब से, बस रेफरेंस नहीं देना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग 315 के हिसाब से, अगर कुछ चीज़ें आती है 315 में जो पॉइंट आते हैं ना, एंटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी सारी चीज़ें, वो चीज़ें यहाँ पे तुम मेंशन करके आ जाओ। ठीक है, बस ऐसे का रेफरेंस मत देना। अब बात आती है डिजाइनिंग परफॉर्मिंग प्रोसीजर। सबसे पहला डाउट आता है कि सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, इसका आंसर कैसे लिखना है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि व्हाई इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है रिव्यू में, या फिर सिर्फ स्पेसिफिकली बोलेंगे इंक्वायरी क्यों इंपॉर्टेंट है एज एन ऑडिट प्रोसीजर इन रिव्यू एंगेजमेंट। ठीक है सर, पहली बात, जब तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन आता है मोटा वाला जहाँ पे इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर दोनों डिस्कस करने हैं, तो मैं तुमको बता दूं, तुमने यहाँ से यहाँ तक, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यूज करो, यहाँ से यहाँ तक लिख के आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक लिख के आ जाओ, एंड यहाँ से यहाँ तक लिख के आ जाओ। क्या क्या बोला है सर मैंने? अगर तुमको बड़े लेवल का क्वेश्चन आता है कि इंक्वायरी, बाकी सारी चीजें नहीं देखनी है दोस्त, इतना ही देखना है तुमने, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे कि हमारा मेन फोकस क्या होता है रिव्यू में, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सही ऑब्टेन करते हैं, सही नहीं दोस्त, ऑडिट नहीं, सही सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। किसके लिए? सही ऑप्टेन करते समय अपन क्या ध्यान देंगे कि हमारे पास में बड़े बड़े मैटर के ऊपर हम ध्यान देंगे। बड़े बड़े मैटर मतलब क्या? मटेरियल आइटम एफएस में, उसके ऊपर ध्यान देंगे। एंड दूसरी चीज, ये बड़े बड़े मैटर क्या करेंगे, बड़ा बड़ा मिसस्टेटमेंट लेकर आएंगे। तो ऐसे कौन से एरिया है जहाँ पे एफएस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, लाइकली टू अराइज, उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है सर, दो चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, एक तो बड़े बड़े मैटर, एंड ये जो बड़े बड़े मैटर है ना, वो बड़ा बड़ा मिसस्टेटमेंट लेकर आ सकते हैं, इसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, टू एड्रेस ऑल मटेरियल आइटम्स, बड़े बड़े सारे आइटम्स। ठीक है, ऑल मटेरियल आइटम इन एफएस इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर, एंड टू फोकस एड्रेसिंग एरियाज इन एफएस वेयर मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट लाइकली टू अराइज हो सकता है। तो दो चीजों के ऊपर, बड़े बड़े मैटर या फिर बड़े बड़े मैटर, बड़े बड़े मटेरियल मिसस्टेटमेंट लेकर आ सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करेंगे। बात खत्म, दे दो ताली दे दो। अब समझ जाना, ये हमने कॉमन वाली बात करी है दोनों के बारे में। अब हमको बताना पड़ेगा इंक्वायरी के बारे में, एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, इसको तुम छोड़ो, इसको मारो गोली, इंक्वायरी के बारे में तुम कुछ बताओगे, लेकिन इसमें इतना सब कुछ है बताने के लिए। देखो ये सब है ना, अगर बस इंक्वायरी के ऊपर आता है ना तो ये सब लिखोगे तुम, अगर दोनों में कॉमन आता है ना तो बस इतना लिखोगे, एंड एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में इतना लिखोगे, बात खत्म, बात खत्म। समझ में आता है क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है,
अब मैं बात करता हूँ इंक्वायरी के बारे में, अपन बात करेंगे। इंक्वायरी क्या है? तुम इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो मैनेजमेंट से या फिर अदर पर्सन से, विद इन एंटिटी, आउटसाइड एंटिटी, वो सारी चीजें। सर ये स्कोप में तुम्हारे क्या आना चाहिए? सर नथिंग बट तुम्हारा GCCC ऑफ नफराज। सर इंक्वायरी में भी क्या कवर होगा? GCCC ऑफ नफराज। कैसे सर? गोइंग कंसर्न, कमिटमेंट, GC गोइंग कंसर्न, CC कमिटमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कंटिजेंसी, CC हो गया ऑफ नफराज। N से क्या है? नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। F से क्या है? फ्रॉड। R से क्या है? रिलेटेड पार्टीज। A से क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट। S से क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट एंड सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। सब्सिक्वेंट इवेंट एंड तुम्हारे पास में सिग्निफिकेंट, कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। बात खत्म। इसके साथ में तुम नॉन फाइनेंशियल डेटा के ऊपर भी इंक्वायरी करोगे। इसके साथ में याद होता है तो ये 3 पॉइंट समझ जाओ क्या चीज आती है। गवर्नेंस मीटिंग के जो एक्शन लिए है ना, उसका एफएस के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, उसके बारे में इंक्वायरी करोगे। रेगुलेटरी एजेंसी के साथ में कम्युनिकेशन के ऊपर इंक्वायरी करोगे। और अदर प्रोसीजर में कुछ अगर मैटर आते हैं ना, उसके ऊपर तुम क्या करोगे? इंक्वायरी करोगे। ठीक है, याद होता है तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है, अब ये समझना है, क्योंकि ये तुमको लिखना पड़ेगा आंसर में। क्या समझना है सर? इंक्वायरी तो तुम कर लोगे, लेकिन इंक्वायरी के साथ में उसका जो रिस्पॉन्स है ना, वो भी तुम्हारा इंक्वायरी के प्रोसेस का ही हिस्सा है। तो इवेल्यूएट करना रिस्पॉन्स जो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है, वो भी तुम्हारा इंटीग्रल है तुम्हारे इंक्वायरी के प्रोसेस को लेकर। ठीक है, इससे तुमको मेन चीज इंक्वायरी की होती है, ताकि इससे तुमको मैनेजमेंट का इंटेंट समझ में आता है। एविडेंस ऑब्टेन थ्रू इंक्वायरी इज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस अबाउट मैनेजमेंट का इंटेंट। लेकिन कभी कभी वो इंटेंट जो है ना, वो समझने के लिए इंक्वायरी सफिशिएंट नहीं होती है। वो अलोन कभी कभी सफिशिएंट नहीं होती है, लिमिटेड हो सकती है। तो उस केस में तुमको क्या देखना पड़ेगा? मैनेजमेंट का पास्ट हिस्ट्री देखना पड़ेगा, पास्ट परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, कि उस इंटेंशन के ऊपर मैनेजमेंट ने कौन से एक्शन लिए है, वो एक्शन लेने का उसका रीजन क्या था। और ये सब देखते समय प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तुमने ऑन रखना है। ठीक है सर, क्या आता है इंक्वायरी में? सबसे पहली बात, इन्वेस्टिगेटिंग इनकंसिस्टेंसीज जो तुमको इंक्वायरी में आइडेंटिफाई हुई है, उसको तुमको देखना। ठीक है, नहीं हाँ, इंक्वायरी का प्रोसेस जो है ना, उसका रिस्पॉन्स इवेल्युएट करना, वो भी तुम्हारा इंटीग्रल है। व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग इनकंसिस्टेंसीज जो तुमको इंक्वायरी में आती है ना, तो प्रैक्टिशनर कंसिडर करेगा रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्स इन लाइट ऑफ अदर प्रोसीजर्स, उसका नॉलेज, इंडस्ट्री का नॉलेज जो भी है। ठीक है, उसके हिसाब से। तो देखो, सबसे पहले उसका रिस्पॉन्स भी तुम्हारे लिए क्या है? इंक्वायरी का ही पार्ट है। इंक्वायरी के प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस है मैनेजमेंट के इंटेंट के बारे में। कभी कभी सफिशिएंट नहीं होगा, तो उस केस में क्या करोगे? मैनेजमेंट का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करोगे, उसके एक्शन चेक करोगे, उसके एक्शन में वही एक्शन उसने क्यों लिए, उसका रीजन चेक करोगे। और हमेशा अपना एंटेना ऑन रखो, अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऑन रखो। खत्म, इंक्वायरी खत्म। एनालिटिकल प्रोसीजर है ना, कैसे भी करके ये 4 पॉइंट याद करो। मुझे नहीं पता कैसे करोगे, आपकी जिम्मेदारी है, आप करो 4 पॉइंट। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर समझने के लिए तुमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंटिटी को, एंटिटी एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसका अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन एंड अपडेट करना पड़ेगा। देखो, इसके बारे में मेरे पास निमोनिक्स वगैरह कुछ नहीं है, जो भी है तुम बनाओ कैसे भी करके, प्लीज यार, बस ये 4 पॉइंट बस याद करो ना, बाकी सब मैं करा दूंगा, बस ये 4 पॉइंट तुम याद करो यार, कैसे भी करके। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही लिखना पड़ेगा तुमको, तो ये 4 पॉइंट यार, प्लीज यार, 4 पॉइंट देखो। ऑब्टेनिंग एंड अपडेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड उसका एनवायरनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा? एनालिटिकल मतलब क्या होता है कि तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास एक गिवन डेटा है, तुम क्या करोगे, तुम्हारा जजमेंट वगैरह लगा के तुम अपना एक डेटा बना दोगे। जैसे कि तुम्हारे पास में रूम रेंट है, तुम बोलोगे कि अच्छा, ये रूम रेंट तुम्हारा हर महीने का इतना इतना होता है, तो मोटा मोटी लेवल पे हर साल का इतना होता है। तो हर साल का तुमने रेंज डिसाइड किया। अब एक्चुअल जो अमाउंट है ना, वो रेंज में आता है कि नहीं होता है, आता है, ये तुमको चेक करना होता है। तो उसी के लिए तुमको इनकंसिस्टेंसी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, वैल्यू को, नॉर्म्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो एफएस में है। ठीक है, उसको तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर है ना, ये तुम्हारा कोरेबरेटिव एविडेंस है तुम्हारा, और बाकी के प्रोसीजर के साथ में, बाकी के कौन से? इंक्वायरी या फिर अदर इंक्वायरी, या फिर तुम्हारे पास में एनालिटिकल प्रोसीजर्स को लेकर। ठीक है, और उसके साथ में ये एडिशनल प्रोसीजर भी सर्व करता है व्हेन पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट आर सस्पेक्टेड। ये पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट क्या है, ये तुमको आगे आके समझ जाएगा। ठीक है, तो एक बात समझो, ये क्या है, सिंपल सी बात है, 4 पॉइंट है। एक तो एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग करो, ऑब्टेन करो, उसको अपडेट करो, उसके बाद में इनकंसिस्टेंसी को आइडेंटिफाई करो, ये तुम्हारा कोरेबरेटिव एविडेंस देता है एंड सर्व करता है एज एडिशनल प्रोसीजर। कैसे याद करना है तुम देख लो, मैं बाकी की सारी चीजें कवर कर देता हूँ। अब हमको क्या देखना है, देखो, हमने अभी इंक्वायरी एनालिटिकल देख लिया। दूसरा सेट है ना, दूसरा सेट क्या बात करता है? GCCC ऑफ नफराज की बात करता है। ठीक है सर, कैसे? देखो, GC
तुम्हारे पास में यहाँ पे आ गया सीसी छोड़ दो, नफराज में तुम्हारे पास में नॉन कंप्लायंस आ गया, फ्रॉड आ गया, रिलेटेड पार्टी आ गया, सब्सिक्वेंट इवेंट अदर का वर्क आता है एंड सब्सिक्वेंट इवेंट आता है तुम्हारा। ठीक है, तो प्रोसीजर तुम्हारे वैसे के वैसे है, तुमको बस इसके बारे में देखना है। ठीक है सर, अब बात आती है आरपी के बारे में। अब तुम रिव्यू में हो, आरपी के बारे में ऐसा क्या हो सकता है? तुमको सबसे पहले तुमको देखो मेन चीज क्या करनी है, तुमको इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से। तो सीधा सीधा जाके मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो कि मैनेजमेंट तुमने सारे आरपी को आइडेंटिफाई किया क्या। देखो एकदम लॉजिकल चीज आती है, तुमने क्या सारे आरपी को आइडेंटिफाई किया है क्या? सिंपल सी बात है, आइडेंटिफाई किया। ऐसा कुछ आरपी तो नहीं है ना, ऐसा कुछ आरपी तो नहीं है ना जो तुमने हमको बताया नहीं है। ठीक है, तो अनडिस्क्लोज आरपी जो है ना, पोटेंशियल अनडिस्क्लोज आरपी ऐसा हो सकता है, इसके बारे में तुमने अलर्ट रहना है, बाकी कुछ नहीं है। इंक्वायरी करो तुम कि आरपी कौन से है तुम्हारे पास में, सारे आरपी को तुमने आइडेंटिफाई किया कि हमको बता दिया है क्या। ठीक है, और तुमको बस ये चीज देखनी होती है कि अगर कुछ ऐसे आरपी हो सकते हैं जो मैनेजमेंट ने तुमको नहीं बताए, बात खत्म। सर अगर रिलेटेड पार्टी ऐसे 550 अगर तुमको थोड़ा भी याद है ना, तो उसमें हमने एक जगह पे बात करी थी, आउटसाइड ओसीओबी के ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उसमें तुमको आरपी है क्या, ये चीज ध्यान से देखनी पड़ती है। वही पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, आउटसाइड ओसीओबी के ट्रांजैक्शन में तुम्हारे पास में तुमको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अब इसमें तुम इंक्वायरी क्या करोगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो आउटसाइड ओसीओबी का ट्रांजैक्शन है ना, इसमें आरपी है क्या, इसका नेचर कैसा है, इसमें बिजनेस रैशनल है क्या, इतनी सिंपल सी बात आती है। ठीक है सर, अगर पढ़ने जाओगे रटने जाओगे बहुत डिफिकल्ट जाएगा, समझने की कोशिश करो। आउटसाइड ओसीओबी में ना हमने बस वहाँ पे क्या देखा था, बिजनेस रैशनल एक ही पॉइंट था वहाँ पे। अब तुमको क्या करना है, तुमको इंक्वायरी करनी है आउटसाइड ओसीओबी का। अगर कोई ट्रांजैक्शन है ना, तो मैनेजमेंट के पास में जाओ, उसको पूछो कि माए बाप मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्रांजैक्शन है ना, इसका नेचर क्या है, इसमें आरपी है क्या, और इसका बिजनेस रैशनल बता मेरे को। बात खत्म, आरपी खत्म। उसके बाद में अगर फ्रॉड नॉन कंप्लायंस होता है ना, तो अपन क्या देखते हैं कि मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है भाई इस केस में। इस केस में मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है, सबसे पहले तुमको देखना है कि अगर क्या कुछ इंडिकेशन है क्या पोटेंशियल फ्रॉड नॉन कंप्लायंस का, ऐसा कुछ इंडिकेशन है क्या। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम क्या करोगे, मैनेजमेंट ECWG को क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे। लेकिन हमको देखना क्या होता है, हमको देखना पड़ता है कि मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है, मैनेजमेंट कैसे इसको असेस करेगा एफएस के ऊपर। मैनेजमेंट असेसमेंट ऑन एफएस, उसके ऊपर तुमको देखना पड़ेगा, ये चीज तुमको देखनी पड़ेगी। और सर और बताइए, और कुछ नहीं, कभी कभी फ्रॉड वगैरह होता है ना, तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, सेबी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, फलाना ढिमका लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो बस तुमको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या तुम्हारी जिम्मेदारी है क्या नॉन कंप्लायंस को एक्सटर्नल पार्टी को रिपोर्ट करना। ठीक है सर, सिंपल सी बात आती है, फ्रॉड नॉन कंप्लायंस ऐसा कुछ इंडिकेशन है, मैनेजमेंट के पास में जाओ, तुम क्या कहना चाहते हो, देखो तुम उनकी बात सुनो, उसका एफएस में कैसा इंपैक्ट जाएगा, उनके साथ बातचीत करो। और तुमको क्या किसी को रिपोर्ट करने की बात आती है क्या, ये देखो जैसे कि नोक्लार है, सेबी है, फलाना ढिमका सारी चीज आती है। ठीक है सर, उसके बाद में और एक चीज आती है कि अदर वर्क जो अगर किसी ने परफॉर्म किया है ना, तो उसको जो है ना, उसके वर्क परफॉर्म के ऊपर तुम रिलाई कर सकते हो, लेकिन उसका एडुकेसी देख लेना वो तुम्हारे हिसाब से। जैसे अपन क्या करते हैं, किसी और का काम अगर यूज करते हैं, ऑडिटर के एक्सपर्ट का, किसी भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का, अपन क्या करते हैं, एडुकेसी चेक करते हैं। तो एडुकेसी तुम चेक कर लेना, तुम रिलाई कर सकते हो, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर गोइंग कंसर्न की बात आती है, गोइंग कंसर्न में हम चेक क्या करेंगे, देख भाई साहब सिंपल सी बात आती है, गोइंग कंसर्न में हमेशा क्या होता है, गोइंग कंसर्न का असेसमेंट होता है, ये तो होना ही होना पड़ेगा, गोइंग कंसर्न का असेसमेंट होना ही होना पड़ेगा। तो जो भी असेसमेंट होता है ना, उसका कुछ तो प्रोसेस रहेगा, उस प्रोसेस को तुमने रिव्यू करना है। असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग गोइंग कंसर्न, उसका जो प्रोसेस है ना, उसका रिव्यू प्रोसेस तुमको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू प्रोसेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। बात खत्म। उसके बाद में सर हमने देखा है गोइंग कंसर्न में हमारे पास में बहुत सारे इवेंट कंडीशन होते हैं। गोइंग कंसर्न स्टार्ट कहाँ से होता है, इवेंट कंडीशन से। इवेंट कंडीशन नहीं हुआ तो आगे चीजें बढ़ती नहीं है, इवेंट कंडीशन सबसे पहले आता है। तो इवेंट एंड कंडीशन तुमको देखना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिशनर आइडेंटिफाई करता है कि ऐसा कोई इवेंट या कंडीशन है जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट आता है गोइंग कंसर्न के ऊपर, तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, सबसे पहले मैनेजमेंट के साथ में जाके इंक्वायरी करेगा। क्या करेगा कि भाई साहब तेरे पास में कोई प्लान है क्या, एंड वो प्लान जो है ना फिजिबल है क्या। 570 में भी अपन वही करते हैं, सबसे पहले मैनेजमेंट के पास में प्लान है क्या एंड वो फिजिबल है क्या। ठीक है, और हम उसकी सारी चीजें चेक करने के बाद में अपन को क्या देखना होता है, बस कि यहाँ पे गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है कि गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, सिंपल बात है, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है कि गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है। गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है इसका मतलब क्या, एफएस जैसे बनना चाहिए गोइंग कंसर्न के हिसाब से नॉर्मली, वैसे ही एफएस जाएगा तुम्हारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनअप्रोप्रिएट है तो गोइंग कंसर्न अगर इनअप्रोप्रिएट है ना, तो एफएस जैसे बना है ना वैसा नहीं बनना चाहिए, उसको लिक्विडेशन बेसिस पे बनना चाहिए। इसी का मतलब कि जो गिवन एफएस बना है वो तुम्हारा उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो करेक्ट नहीं है तुम्हारा एफएस। तो
जो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स आएगा उसका प्लान एंड फिजिबिलिटी के बारे में, उससे तुमको समझेगा गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। ठीक है, उस रिस्पॉन्स को तुम इवेल्युएट करो, चेक करो टू डिटरमाइन इफ दे प्रोवाइड सफिशिएंट बेसिस फॉर, किसके लिए, एक तो चीज होगी गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, मतलब एफएस सही से बना है। एफएस सही से बना है इसका मतलब क्या लिखा है इन्होंने, कंटिन्यू टू प्रेजेंट एफएस ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, मतलब एफएस सही से बना है, जो नॉर्मल बनता है गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनता है वैसे बनेगा। या तो ये चीज आएगी, या फिर और दूसरी चीज क्या आएगी, गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट है। इन अप्रोप्रिएट मतलब एफएस में मटेरियली मिस्टेटेड है, एफएस को चेंज करना पड़ेगा, उसको लिक्विडेशन बेसिस पे बनाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्या लिखा है देखो, कंक्लूड करता है एफएस जो है ना वो तुम्हारा मटेरियली मिस्टेटेड है, या फिर अदरवाइज मिसलीड करता है रिगार्डिंग एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न, कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। समझ में आएगा। कंसिडर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स इन लाइट ऑफ ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो तुमको रिव्यू में ऑब्टेन हुई है। इसके ऊपर क्वेश्चन है, गोइंग कंसर्न के ऊपर क्वेश्चन है। इसको पहले से मैंने हाईलाइट किया है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। देखो ऊपर हाईलाइट है क्या, इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनेगा, गोइंग कंसर्न के ऊपर बनेगा। ये चीजें समझना पड़ेगा तुमको। गोइंग कंसर्न को हाईलाइट किया है, एक हाईलाइट किया है तो तुमको समझना पड़ेगा गोइंग कंसर्न के लिए क्या आता है। माई बाप, सबसे पहले असेसमेंट का प्रोसीजर तुमको रिव्यू प्रोसीजर्स में ऐड करो, असेसमेंट करने का। जब तुमको लगता है कि इवेंट है कुछ, तो इवेंट कंडीशन अगर तुमको समझ में आ जाता है कि जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करता है कि मैनेजमेंट की एबिलिटी टू कंटिन्यू गोइंग कंसर्न, उस केस में तुम क्या करोगे माय बाप, इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लिए, क्या करोगे उसके बारे में प्लान एंड उसका प्लान का फिजिबिलिटी को जान के लोगे। जब भी जान के लोगे उसके बाद में तुम्हारा डिसीजन क्या होगा, या तो गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है या फिर गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है। उसका रिस्पॉन्स को इवेल्युएट करने के बाद में तुमको समझेगा। इसी को उन्होंने कैसे लिखा है कि एफ जो है ना तुम्हारा सही सही जा रहा है, जैसे जाना चाहिए, मतलब गोइंग कंसर्न बेसिस पे जा रहा है। या फिर ऐसा होगा कि तुम्हारे पास में एफ है ना मटेरियली मिस्टेटेड है, या फिर मिसलीड करता है क्योंकि गोइंग कंसर्न है ना सही से नहीं जा रहा है। तो गोइंग कंसर्न के हिसाब से वो तुम्हारा मटेरियली मिस्टेटेड है, या फिर कंटिन्यू टू प्रेजेंट एफएस ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, दोनों में से एक चूज करोगे। लेकिन जब भी चूज करोगे तुम क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन जो तुमको ऑब्टेन हुई है ना उसको ध्यान देना। ओके, ऑल गुड, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है भाई। तुम रटने जाओगे दिमाग खराब होगा। इस तरीके से समझो कि ठीक है, एक बार पढ़ोगे, हो सकता है कि आंख बंद करके याद नहीं आएगा, एक बार पढ़ने के बाद में फिर आंख बंद करो, फिर थोड़ा थोड़ा याद आएगा, दो बार सब सब याद आ जाएगा, क्योंकि लॉजिकल है ना भाई, चीजें कुछ है ही नहीं है। फिर अपन बात करते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में। सर मुझे एक बात बताओ यार, ठीक है 560 नहीं दिखाता हूँ, दिखाने वाला था बट रहने दो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ यार, एफएस का डेट है, ऑडिटर्स रिपोर्ट का डेट है, अगर इसके बीच में अगर तुमको कुछ इवेंट आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो तुम क्या करोगे, मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट के पास में जाओगे, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करोगे कि भाई साहब देख, ऑडिट रिपोर्ट अभी तक साइन नहीं हुआ है, इस इवेंट को तू एडजस्ट कर ले, बात खत्म। अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट के पास में जाएंगे, उसको बोलेंगे इस इवेंट को तू एडजस्ट कर ले, खत्म। अगर कोई ऐसे इवेंट आते हैं एफएस के डेट के बीच में, ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बीच में, जिसमें तुमको लगता है कि एडजस्टमेंट या फिर डिस्क्लोजर देने की जरूरत आती है, तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि डिस्क्लोजर दे दे भाई साहब, करेक्ट कर ले मिसस्टेटमेंट को। अच्छा जी सर, एक बार ऑडिट रिपोर्ट हो गया साइन, उसके बाद में क्या, एक तो उसके बाद में जो इवेंट आते हैं उसको इवेंट नहीं बोलेंगे अपन, उसको फैक्ट बोलेंगे अपन। सर उसके बाद में इवेंट नहीं आते, उसके बाद में फैक्ट सामने आते। अच्छा जी, तो एक बार ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गया तो जो प्रोसीजर है ना अपन करते रहेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। साइन हो गया ना तो प्रोसीजर करते करते रहेंगे क्या, नहीं ना। प्रोसीजर खत्म हो गए, साइन हो गया, प्रोसीजर खत्म। तो एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, एक बार जो तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट साइन हो जाएगा तो। ठीक है सर, ये तो बात खत्म है। अब सर तो जो फैक्ट सामने आता है उसका क्या, उसका क्या, तो उसके पास में हमारे पास में ऐसे 560 में तीन चीज आती है। कौन सी तीन चीज आती है, एक तो अपन सीधा सीधा जाके हमेशा की तरह मैनेजमेंट के साथ में डिस्कशन कर लेंगे। क्या करेंगे, मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस करो मैटर विथ मैनेजमेंट और TCWG। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या देखते हैं, अब क्या कर सकते हो तुम, अब ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो ना। अब तुमको ये देखना पड़ेगा कि एफएस को तुम अमेंड करोगे तो ऑडिट रिपोर्ट को हम अमेंड करेंगे, तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट रेडी है क्या वो एफएस को अमेंड करने के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट रेडी है क्या, तो डिटरमाइन करो क्या एक सबसे पहले एफएस में अमेंडमेंट करने की जरूरत है क्या, एंड अगर अमेंडमेंट करना है, नेसेसरी है, तो इंक्वायरी करो कि मैनेजमेंट उसको कैसे अमेंड कर रहा है, एफएस को कैसे अमेंड कर रहा है। तो तीन चीजें क्या आती है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ में, डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे एफएस अमेंड करने की जरूरत है क्या, अगर एफएस अमेंड करने की जरूरत है तो देखो कि मैनेजमेंट कैसे प्लान करता है उस चीज को एड्रेस करने के लिए, बात खत्म।
बात खत्म। अगर मैनेजमेंट अमेंड करता है तो अपन भी अपना ऑडिट रिपोर्ट अमेंड वगैरह कर लेंगे। लेकिन सर अगर हमने ऑडिट रिपोर्ट पहले ही इशू किया है, ऑडिट रिपोर्ट हमने तो दे दिया, तो अपन क्या करेंगे, अपन TCWG को, मैनेजमेंट को बता देंगे कि हमारा ऑडिट रिपोर्ट है ना, थर्ड पार्टी को इशू मत करो, हमारा ऑडिट रिपोर्ट थर्ड पार्टी को इशू मत करो। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, वो सुनेगा या तो नहीं सुनेगा, या तो वो बात सुनेगा या फिर नहीं सुनेगा, या तो उसने पहले से इशू कर दिया है या फिर तुम्हारे रिक्वेस्ट के बाद में भी वो नहीं सुनता है। तो तुम क्या करते हो, सिंपल सी बात है, तुम अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हो। क्या एक्शन लेते हो, टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन योर ऑडिटर्स रिपोर्ट, टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन योर ऑडिटर्स रिपोर्ट। सर पूरी बात समझो। सबसे पहले जो एफएस डेट में, ऑडिट रिपोर्ट के डेट में जो इवेंट आते हैं, उसके लिए तुम क्या करोगे, जिसका एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर देने की जरूरत आती है तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करोगे, वो करेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद में जो आते हैं उसके लिए तुमको एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, ऑब्लिगेशन नहीं होता है। अगर तुमको कोई ऐसा फैक्ट समझ में आता है ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद में, बट एफएस इशू करने से पहले, विच हैव इम्पैक्टेड देयर रिपोर्ट, दे मस्ट डिस्कस करेगा। तीन पॉइंट है, डिस्कस करेगा मैटर मैनेजमेंट TCWG के साथ में, डिटरमाइन करेगा एफएस में अमेंडमेंट करना है क्या, और अगर अमेंडमेंट करना है ना तो मैनेजमेंट कैसे प्लान करेगा उसको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि अपना जो रिपोर्ट है ना इशू मत करो। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है अमेंड करने के लिए और तुमने पहले से इशू किया है तो नोटिफाई करो MNT को, क्या, नॉट टू इशू एफएस टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, एफएस अगर इशू हो जाता है विदाउट अमेंडमेंट तो टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन देयर ऑडिटर्स रिपोर्ट। सब्सिक्वेंट इवेंट खत्म, तो तुम्हारा 2 सेट खत्म हो गए। अब आखिरी सेट बचा है। आखिरी सेट क्या बात करता है कि अगर तुम्हारे पास में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है पोटेंशियल वाला, तो तुम तब तक रुको मत जब तक कि तुम्हें फिक्स कर दो कि या तो मिसस्टेटमेंट है या तो फिक्स मिसस्टेटमेंट नहीं है। उसके लिए अपन ने एग्जाम्पल देखा था। एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, तुमने कुछ तो इंक्वायरी वगैरह मैनेजमेंट से कर लिए है, तुमको समझ में आता है कि पोटेंशियल अनकलेक्टेबल अकाउंट से। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स से तुम्हारे पास में क्या हो सकता है, 3 चीजें आ सकती है। एक तो मिसस्टेटमेंट नहीं है या तो मिसस्टेटमेंट है, मिसस्टेटमेंट नहीं है या फिर मिसस्टेटमेंट है। दोनों केस में तुमको बाकी के फर्दर प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे तुमने फिक्स कर लिया कि मिसस्टेटमेंट है या तो नहीं है। फिक्स कर लिया तो प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। या फिर तुम्हारे पास में तीसरा ऑप्शन क्या होगा, तुमको अभी भी लग रहा है कि पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट है, मतलब तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मिसस्टेटमेंट नहीं है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है, अभी भी कंफ्यूजन है कि यहाँ पे सस्पिशन तुम्हारा कंटिन्यू है कि मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है। तो तुम क्या करो, उस केस में तुमको प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे एडिशनल। कब तक, जब तक कि तुमको ये चीज कंफर्म नहीं होती कि या तो मिसस्टेटमेंट नहीं है या तो है। मतलब अगर सस्पिशन है ना तो सस्पिशन के साथ नहीं जाओगे, इतने प्रोसीजर्स परफॉर्म करते जा, धोते जा, जब तक कि तुझे ये नहीं समझ में आता या तो मिसस्टेटमेंट है या फिर मिसस्टेटमेंट नहीं है। जब तक तू ये फिक्स नहीं कर देता तब तक प्रोसीजर्स तुमको परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो एडिशनल प्रोसीजर्स तुमको तब तक परफॉर्म करने पड़ेंगे जब तक तुम इधर ए या फिर बी पे नहीं आ जाते हो, मतलब मिसस्टेटमेंट है या फिर नहीं है, इसको तुम फिक्स नहीं कर पाते हो। ठीक है, इफ नॉट, प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग एडिशनल प्रोसीजर्स अंटिल वो रीच हो जाता है ए या बी के ऊपर। मतलब क्या, जब तक कि वो ए फिक्स कर देता है कि मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, तब तक उसको क्या करने पड़ेंगे, एडिशनल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते जाना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है, ठीक है, अगर सर धोते जा रहा है फिर भी नहीं जम रहा है उसको, कैनॉट रीच कंक्लूजन ए और बी, उस केस में स्कोप लिमिटेशन एग्जिस्ट करता है। तो एंड प्रैक्टिशनर इज नॉट एबल टू फॉर्म एन अनमॉडिफाइड कंक्लूजन ऑन एफएस, तो तुम क्या करोगे, तुम बोल दोगे कि स्कोप लिमिटेशन एग्जिस्ट करता है। तो हमको पता है जब स्कोप लिमिटेशन एग्जिस्ट करता है ना, तो तुम क्या करो, विड्रॉ करो अगर कर सकते हो तो, नहीं तो तुमको डिस्क्लेमर ओपिनियन देना पड़ेगा। ओपिनियन नहीं दोस्त, कंक्लूजन देना पड़ेगा। बस इतनी सी बात आती है। बात करता है पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट के बारे में, पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में बात करता है। क्वेश्चन दिखेगा क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दिखेगा, पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दिखेगा, तो ये आंसर लिखना है तुमने। ठीक है, तुमने एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करने जो ऊपर देखे उसको छोड़ के टू एनेबल प्रैक्टिशनर, क्या, या तो बोलेगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है या तो है, दोनों में से एक जब तक नहीं आता है तब तक तो क्या करोगे, एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करते जाओगे। कंक्लूड दैट मैटर इज नॉट लाइकली टू कॉज एफएस एज ए होल टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड, मतलब तुमने ये बता दिया, कंक्लूड कर दिया कि मैटर जो है ना तुम्हारा मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, या फिर डिटरमाइन करते हो कि मैटर है ना कॉज द एफएस एज ए होल टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड, मतलब वो मैटर है ना तुम्हारा मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो दोनों में से एक जब तक तुम्हारा फिक्स नहीं होता है तब तक तुम क्या करो, धोते जाओ।
ठीक है। एडिशनल प्रोसीजर्स में तुमने फोकस क्या करना है, सही ऑब्टेन करने में फोकस करना है, ताकि तुम क्या करो, कंक्लूजन ऑब्टेन करो उस मैटर के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे प्रोसीजर्स क्या होंगे तुम्हारे पास में, एडिशनल इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसेस हो सकते हैं, या फिर अदर टाइप ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, या फिर तुमको इंक्वायरी एंड एनालिटिकल को ही तुम क्या करोगे, ग्रेटर डिटेल में तुम जाके फोकस करोगे, या फिर परफॉर्म करोगे, या फिर फोकस करोगे स्पेसिफिक अफेक्टेड आइटम के ऊपर। ठीक है सर, समझ में आता है। अब भाई अपन ने प्रोसेस परफॉर्म कर लिए, अब हमको 2-3 चीज़ देखनी होती है, उसके बाद में रिपोर्ट जाता है। 2-3 चीज़ में एक है तुम्हारे पास में WR। देखो सर, 550 हमने देख लिया, 560 देख लिया, 570 देख लिया, अभी 580 की बारी आती है, WR। और WR का ए कंटेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे को लगता है 580 से ज़्यादा ए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 580 में इतनी ज़्यादा बात नहीं बनेगी, 1-2 क्वेश्चन बनते, बात खत्म। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो मज़ा आएगा। एक बार मैंने तुमको बता दिया था, जो क्वेश्चन आया ना तुम्हारा, वो क्वेश्चन आया है ऑडिट के बारे में, लेकिन उसका आंसर है ना, वो आंसर पूरा रिव्यू के बारे में है, पूरा आंसर यहाँ से आया है। ठीक है। तो उसमें 2-3 क्वेश्चन जैसे बनते हैं ना, तुम्हारे पास में WR क्या होता है, उसका फॉर्म क्या है, वो सब चीज़ें, तो इन्होंने एक्सेप्शन दिए थे ना, वो फॉर्म करके लिखा था, फॉर्म के आंसर में एक्सेप्शन लिखे थे। क्वेश्चन है, अपन हो सकता है तो देख लेते हैं। ठीक है। तो WR के बारे में बात होती है, WR क्या है वो सब तुमको पता है, अभी उसके ऊपर नहीं जाते हैं। WR मैनेजमेंट से लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ में तुमको लेना ही लेना पड़ेगा, मस्ट रिक्वेस्ट WR फ्रॉम द मैनेजमेंट, जिसमें अपन क्या करते हैं, ऐसे 210 में जो अपन मैनेजमेंट से कंफर्म करके लेते हैं, वही चीज़, मतलब यहाँ पे कौन सा 210 नहीं आएगा ना, यहाँ पे ऐसे का रेफरेंस नहीं आएगा, बट वो सेम टू सेम चीज़ जो हमने ऊपर देखी, एक्सेप्ट करते समय प्री कंडीशन में अपन मैनेजमेंट से एक्सेप्ट करके लेते हैं, लिख के लेते हैं क्या, PPFS FRF के हिसाब से है, इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी है, एंड तुम्हारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, वो जो पॉइंट है ना, उसके ऊपर WR तुमको मैनेजमेंट से ऑब्टेन करना पड़ेगा। यही चीज़ आती है यहाँ पे, तुमको क्या करना पड़ेगा, WR ऑब्टेन करना पड़ेगा कि उसने, मैनेजमेंट ने उसकी जिम्मेदारी फुलफिल करी है FS को प्रिपेयर करने के लिए, फेयर प्रेजेंटेशन के हिसाब से, FRF के हिसाब से FS को प्रिपेयर करने के लिए, फेयर प्रेजेंटेशन अगर आता है तो उसको ऐड करने के लिए, एंड प्रोवाइडेड प्रैक्टिशनर विथ ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन, जैसे एग्री किया था, मतलब ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस वगैरह, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है सर, समझ में आया। तो इसमें और उसमें कुछ फर्क नहीं है, बस यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट नहीं है, याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो छोड़ दो, सारे का सारा लिख के आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, डरने का नहीं, कॉन्फिडेंस। ठीक है। उसके साथ में और एक पॉइंट है कि सारे ट्रांजेक्शन जो है ना, वो रिकॉर्ड हुए हैं एंड FS में रिफ्लेक्ट हुए हैं, ये मैनेजमेंट से लिख के लेना दोस्त। क्या क्या लिख के लेना है तुमने, कि सारे ट्रांजेक्शन जो है ना, वो रिकॉर्ड हुए अच्छे से एंड FS में रिफ्लेक्ट करते। तो एक तो क्या, PPFS या FRF के हिसाब से बना है, प्रेजेंटेशन की बात ध्यान दो, सारी इन्फॉर्मेशन दी है, एक्सेस दिया है, और सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं FS में। सर ध्यान देना है, अगर इसके बारे में अगर मैनेजमेंट हमको WR नहीं देता है, अगर इसके बारे में मैनेजमेंट हमको WR नहीं देता है, तो कौन सा ओपिनियन जाएगा, क्वालिफाई, डिस्क्लेमर, एडवर्स, या फिर अनमॉडिफाइड। सर डिस्क्लेमर जाएगा, डिस्क्लेमर, ओपिनियन, कंक्लूजन दोनों, मतलब अगर ऑडिट है तो ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन जाएगा, रिव्यू है तो डिस्क्लेमर कंक्लूजन जाएगा। सर मतलब ऑडिट में भी अगर इसके ऊपर अगर मैनेजमेंट तुमको WR नहीं देता है तो डिस्क्लेमर ओपिनियन जाएगा। क्यों सर, क्योंकि देख भाई साहब, FS में, FS या FRF के हिसाब से बना है कि नहीं बना है, सारी इन्फॉर्मेशन दी है क्या, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए क्या, अगर नहीं हुए ना तो पूरे FS के ऊपर इंपैक्ट आएगा तुम्हारा, तो पूरे FS के ऊपर इंपैक्ट आएगा, और इसने कंफर्म नहीं किया है, मतलब साई ऑप्टेन नहीं होगा हमको, तो अपन क्या करेंगे, तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ है, परवेजिव इंपैक्ट है, और साई ऑप्टेन नहीं होता है तो डिस्क्लेमर देते हैं अपन, तो डिस्क्लेमर कंक्लूजन जाएगा। इसी के बारे में नीचे बात होती है। पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, जब WR तुमको नहीं प्रोवाइड किया है, किसके बारे में, मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड रिक्वायर WR इन रिस्पेक्ट ऑफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ FS एंड रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन, मतलब जो अपन ने ऊपर पॉइंट देखा ना, उसमें अगर वो WR नहीं देता है ना, तो अपन क्या करेंगे, डिस्क्लेम करेंगे कंक्लूजन। यहाँ पे रिव्यू है तो कंक्लूजन, ऑडिट होता है तो ओपिनियन। ठीक है, ये तो ऑडिट एंड रिव्यू में कॉमन पॉइंट था। रिव्यू में एडिशनल चीज क्या है, अगर तुमको इंटीग्रिटी के ऊपर अगर डाउट आता है ना, इंटीग्रिटी, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर, क्योंकि तुमको इंक्वायरी करनी होती है, और मेन प्रोसेस है तुम्हारा मैनेजमेंट का इंटेंट समझना होता है, अगर उस पर ही तुमको इंटीग्रिटी के ऊपर ही डाउट आता है ना मैनेजमेंट के, तो तुम क्या करोगे, तब भी तुम डिस्क्लेमर करोगे, तब भी तुम डिस्क्लेम कर दोगे, और साथ साथ में यहाँ पे डिस्क्लेम के साथ में हमेशा विड्रॉवल की पॉसिबिलिटी भी तुमको देखना है, अगर विड्रॉवल पॉसिबल है तो विड्रॉ करो। ठीक है, डिस्क्लेमर में ये हमेशा आता है
कि डिस्क्लेम करने से पहले विड्रॉ कर सकते हो तो देखो, पॉसिबल है तो विड्रॉ करो, ठीक है, अगर नहीं है तो डिस्क्लेम कर दो, ठीक है, ये चीज़ आती है सर। इसमें एडिशनल चीज़ क्या है, एक एक्सेप्शन दिया है। एक एक्सेप्शन देके उन्होंने काम कम नहीं किया, उन्होंने काम बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ा दिया है, अब ये जो एक्सेप्शन है ना, तो इसमें क्या लिखा है देखो, इसमें बात करी है कि अगर लॉ भाई ने अगर मैनेजमेंट को बोला है कि तुझे पब्लिक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, मतलब पब्लिक में जाके तेरे को कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा या फिर राइटिंग करके कोई तो स्टेटमेंट इशू करना पड़ेगा। अगर उस स्टेटमेंट में तुम्हारे डब्ल्यू के पॉइंट कवर होते हैं ना, तो तुमको उसके ऊपर डब्ल्यू नहीं लेने का है, ठीक है। बट सर अगर हम डब्ल्यू लेते हैं और हमको कोई पूछता है कि तुमने डब्ल्यू क्यों नहीं लिया, तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि अरे यार उसने तो पब्लिक स्टेटमेंट दिया था, तुमको पब्लिक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि पब्लिक स्टेटमेंट है, इसकी वजह से डब्ल्यू नहीं लिया है। इतनी सारी चीज़ें झंझट क्यों करने का है, इससे अच्छा उससे डब्ल्यू ले ले। अगर वो पब्लिक स्टेटमेंट दे सकता है तो डब्ल्यू भी दे सकता है। तो एक्सेप्शन देखो तो वैसे तो उन्होंने काम बढ़ा दिया है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, फॉर्म बता दो, फॉर्म डब्ल्यू का फॉर्म बता दो, फॉर्म भाई क्या फॉर्म है, एक्सेप्शन आंसर में एक्सेप्शन लिखा है उन्होंने, ठीक है। तो डब्ल्यू अगर लॉ भाई ने बोला है मैनेजमेंट को कि अगर तुमको पब्लिक स्टेटमेंट रिटर्न में ठीक है, रिटर्न में पब्लिक स्टेटमेंट बनाने का है, ठीक है, उसके जिम्मेदारी के बारे में, और उसमें अगर कुछ सम या फिर सारी चीजें रिप्रेजेंटेशन की कवर हो जाती है, तो उसके बारे में तुमको डब्ल्यू लेने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे पास में एक्सेप्शन है। क्या बात करता है, लॉ भाई ने अगर रिक्वायर किया है मैनेजमेंट को टू मेक रिटर्न पब्लिक स्टेटमेंट उसकी जिम्मेदारी के लिए, तो एंड प्रैक्टिशनर डिटरमाइन करता है कि उस स्टेटमेंट में सम या फिर ऑल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो तुम्हारे पास में है, तो उस केस में रिलेवेंट मैटर को तुमको कवर करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे डब्ल्यू में। इतनी सी बात आती है, एडिशनल में कुछ नहीं है, अगर तुमको रिक्वेस्ट करना है तो कर लो, इतनी सी बात आती है, ठीक है सर। डब्ल्यू के बारे में स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वेस्टेड फ्रॉम द मैनेजमेंट। सबसे पहले ना, आगे बढ़ने से पहले ना, इसमें तो दम है ही नहीं है। क्यों दम नहीं है सर, क्योंकि ये है अपने ही पॉइंट है भाई। कौन से पॉइंट है, जीसीसीसी ऑफ नफराज के पॉइंट है। एक बार यूज करो, 1000 बार यूज करो, एक बार रटो, 1000 बार याद करो, ठीक है। अपने ही जीसीसीसी ऑफ नफराज के पॉइंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, जो तुमको हो जाएगा कि इसमें लिखना क्या है। तुमको जीसीसीसी ऑफ नफराज याद हो जाएगा, लिखना क्या है नहीं होगा, तो समझ जाओ। इन एडिशन टू द अबव जो है वो तो करेंगे अपन। प्रैक्टिशनर shall also request WR from the management regarding their disclosure of following। सर डिस्क्लोजर किसने किसको दिया है, मैनेजमेंट ने प्रैक्टिशनर को दिया है। तो तुमने इंक्वायरी की थी, तुमको याद है हमने इंक्वायरी की थी जीसीसीसी ऑफ नफराज के बारे में मैनेजमेंट से, तो उन्होंने तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। अब तुमको डब्ल्यू में क्या लेना पड़ेगा, जो इन्फॉर्मेशन तुमने हमको दी है ना वो इन्फॉर्मेशन सही है, उसके बारे में तुमको क्या करना पड़ेगा। एक तो इन्फॉर्मेशन तुमने दी है हमको, जो तुमको पता है, सारी इन्फॉर्मेशन तुमने हमको दी है, वो इन्फॉर्मेशन सही है, इसको तुमको डब्ल्यू में लिख के लेना पड़ेगा, ठीक है। अब समझ जाओ, जीसीसीसी ऑफ नफराज, सबसे पहले जीसी गोइंग कंसर्न, तुमको क्या लिखना है, ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है टू द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन, वो तुमने क्या करी है, हमको दी है। तो सारी इन्फॉर्मेशन तुमने हमको प्रोवाइड करी है। ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, जीसी। सीसी कमिटमेंट कंटिजेंसीज या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, उसके लिए हमने क्या बात करी है, मटेरियल कमिटमेंट कौन से है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कौन से, कंटिजेंसी है कौन सी है जो अफेक्ट करती है तुम्हारे एफएस को लेकर, उसके बारे में तुमने हमको बता दिया है। क्या, कमिटमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कंटिजेंसीज, ठीक है, ऐसे तुमने हमको बता दिया। मैं तुमको बताने के लिए कह रहा हूँ, इसको एग्जाम में मत लिख के आना है, एग्जाम में तुमने बस यही पॉइंट लिख के आना है कि जो अफेक्ट करता है एफएस को लेकर, गोइंग कंसर्न के अजम्पशंस जो रिलेवेंट है, बस ऐसा ही लिख के आना है। मैं तुमको क्या बता रहा हूँ कि उसने तुमको बताया है ना, उसको तुम डब्ल्यू में लिख के लेते हो, ठीक है। तो जीसी सीसी ऑफ नफराज, नफराज में तुम्हारे पास में क्या है, नॉन कंप्लायंस एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। तो नॉन कंप्लायंस एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस, तो नॉन कंप्लायंस में देखो हमने यहाँ पे जैसे 250 में भी बात करी थी, जो नॉन कंप्लायंस तुमको पता है या फिर जो तुम्हारे पास में पॉसिबल है या फिर नॉन कंप्लायंस है, उसके बारे में तुमने हमको बता देना है। यही चीज़ यहाँ पे भी आती है, नॉन कंप्लायंस, लेकिन ऐसे का रेफरेंस नहीं दोस्त। नॉन एक्चुअल और पॉसिबल नॉन कंप्लायंस तुमने क्या किया है, जिसका इफेक्ट आता है तुम्हारे एफएस के ऊपर, वो हमको बता दिया है। फिर नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस, मटेरियल नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस, या फिर जिसका नो कंसिडरेशन अंडरटेकन एंटिटी, उसके बारे में तुम हमको बता दो, ठीक है। जीसीसीसी ऑफ नफराजियन हो गया। एफ से आता है फ्रॉड, फ्रॉड के बारे में तुम क्या करो, सिग्निफिकेंट फैक्ट रिलेटिंग टू एनी फ्रॉड या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड जो मैनेजमेंट को पता है, जो एंटिटी को अफेक्ट करेगा, एंटिटी के कंप्लायंस को अफेक्ट करेगा, एंटिटी को अफेक्ट करेगा, उसके बारे में तुमने हमको बता दिया है। सिग्निफिकेंट फैक्ट जो फ्रॉड से रिलेट करता है, उसको तुमने हमको बता दिया है, ठीक है। फिर आर से आता है आरपी, ठीक है। आइडेंटिफाई किया एंटिटी ने सारे आरपी के रिलेशनशिप ट्रांजेक्शंस जो उसको पता है एंड उसने हमको डिस्क्लोज करे हैं सारे ट्रांजेक्शंस,
ठीक है। फिर नफराज ए से आता है अकाउंटिंग एस्टिमेट, इसका पॉइंट नहीं है। यस से आता है तुम्हारा सब्सिक्वेंट इवेंट का यहाँ पे पॉइंट है। तो दैट ऑल इवेंट ऑकरिंग सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ एफएस एप्लीकेबल एफआरएफ रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर। सर यहाँ पे बस तुम्हारा ए से अकाउंटिंग एस्टिमेट का पॉइंट नहीं है, अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं तो उसका भी पॉइंट लिख के आओ तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, लिख के आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो जीसीसीसी ऑफ नफराज सब जगह पे हमने यूज कर लिया। अब बात आती है मैनेजमेंट्स नॉन कंप्लायंस विद रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट, मतलब तुमने मांगा है उसने नहीं दिया है, तो अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एमएनटी के साथ में इशू कि भाई साहब क्यों नहीं दिया है, अगर उसने नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है, डिस्कस करेंगे। फिर बोलेंगे ए मूर्ख अपनी छवि सुधार, ए मूर्ख मैनेजमेंट अपनी छवि सुधार, री इवेल्युएट इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। SRE 2400 के हिसाब से यहाँ पे 705 नहीं आएगा, मॉडिफाई के हिसाब से नहीं आएगा, यहाँ पे SRE 2400 के हिसाब से आएगा, दिस SRE के हिसाब से आएगा। सर अगर तुम जाके देखते हो 580 में आखिरी में 3 बक्से दिखेंगे, 3 बक्सों में 3 पॉइंट दिखेंगे, डिस्कस इशू, रिवेलेट इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, यही 3 पॉइंट है, सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है यहाँ पे 705 की जगह पे SRE 2400 है। खत्म, WR भी खत्म। बात आती है एविडेंस को इवेल्युएट कैसे करना है। ये सब कुछ है ना दोस्त, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है तेरे को, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ, प्रैक्टिशनर विड्रॉ करेगा एंगेजमेंट से। कब विड्रॉ करेगा, 3 चीजें अगर आती है ना तो विड्रॉ करेगा। कौन सी 3 चीज, अगर स्कोप लिमिटेशन आता है और उसको साई ऑप्टेन नहीं होता है, साई ऑप्टेन नहीं होता है तो हमने क्या बोला, स्कोप लिमिटेशन है, तो स्कोप लिमिटेशन है और वो डिटरमाइन करता है कि इफेक्ट जो है ना उसका मटेरियल एंड परवेजिव है, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा परवेजिव है क्या, एंड विड्रॉल पॉसिबल है तो तू क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो क्या करेगा, डिस्क्लेमर करेगा, डिस्क्लेम करेगा कंक्लूजन को। बस इतनी समझनी है बात। स्कोप लिमिटेशन है, इसका मतलब साई ऑप्टेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्कोप लिमिटेशन है। डिटरमाइन करो वो परवेजिव है क्या, अगर है और विड्रॉल पॉसिबल है तो विड्रॉ करो, अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या करो, डिस्क्लेम कर दो, बात खत्म। बस यहाँ पे एक बार पढ़ के जाना, अगर कुछ तुमको लगता है तो देख लेना। जैसे कि तुमको क्या करना है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो तुम क्या करो, एक्सटेंड करो प्रोसीजर्स जो तुमने काम किया है, या फिर परफॉर्म करो अदर प्रोसीजर्स को परफॉर्म करो, इतनी बात बोलता है यहाँ पे। ठीक है। तो देखो ये सारी क्या बात कर रहा है, तुमको डिटरमाइन करना पड़ेगा इफेक्ट प्रैक्टिशनर के रिपोर्ट के ऊपर, प्रैक्टिशनर्स एबिलिटी टू कंप्लीट द एंगेजमेंट के ऊपर। प्रैक्टिशनर डिस्कस करेगा एमएनटी के साथ में लिमिटेशन अगर कुछ आते हैं तो, लिमिटेशन जो आते हैं ना रिव्यू के ऊपर, जो भी स्कोप इम्पोज किया है मैनेजमेंट ने, तो उसके लिए तुम्हारे पास में अदर इंप्लीकेशन भी हो सकते हैं क्या, जैसे कि प्रैक्टिशनर कंसिडरेशन ऑफ एरियाज जहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकता है, या फिर डिसीजन टू कंटिन्यू करना है कि विड्रॉ करना है। ठीक है। अगर तुमको लिमिटेशन की वजह से अगर तुम कुछ प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर पाते हो ना, तो वो तुम्हारा लिमिटेशन नहीं बनेगा, अगर तुम कोई और प्रोसीजर्स परफॉर्म करके अगर एविडेंस ऑब्टेन कर पाते हो तो। एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, इन एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर्स डजंट लिमिट द रिव्यू स्कोप, अगर सफिशिएंट एविडेंस तुम ऑब्टेन कर सकते हो अदर प्रोसेस को परफॉर्म करके। बस इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस इस चीज को समझो, डिस्क्लेमर कब जाएगा, विड्रॉ कब करोगे। अब बात आती है दोस्त, रिपोर्टिंग में जा रहे हैं अपन, रिपोर्टिंग में जाते हैं अपन, बहुत ही इजी चीज आती है। जब कंक्लूजन को फॉर्म करोगे तो किन चीज का ध्यान दोगे तुम, कंक्लूजन के लिए अपन किस चीज का ध्यान देते हैं, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है क्या जो आइडेंटिफाई किए हैं, उसके बाद में पॉसिबल इंडिकेटर ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायस है क्या। ठीक है, याद होता है तो रोको, नहीं तो पता नहीं अभी इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, बट इसके लिए तुम रोते बैठोगे क्या कि तुम्हारा ऐसा डिफिकल्ट है। अभी तक तुमको कुछ लगा क्या डिफिकल्ट, कुछ है क्या, इतना टेंशन का काम नहीं है ना। तो देखो फॉर्मिंग द कंक्लूजन, इसमें तुम क्या देखोगे, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग इंडिकेटर ऑफ पॉसिबल बायस ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट। याद होता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। ध्यान क्या देना है तुमने, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का यूज हुआ है तो तुमको उसके साथ में देखना पड़ेगा ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। ओहो, एंड जहाँ पे एफएस तुम्हारा जो है ना, whether FS including related notes appear to represent underlying transaction and event in a manner that achieve fair present। हाँ ठीक है, वो सब ठीक है, कुछ नहीं फालतू की बात करता है। अगर ये तुमको समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो काट दो इसको, आएगा नहीं आएगा तुमको यही लिखना है, नहीं समझेगा ठीक है, तो इसको छोड़ सकते हो तुम। आ जाओ आओ आओ कंक्लूजन के ऊपर आ जाओ। तो हमारे पास में आते हैं अनमॉडिफाइड कंक्लूजन, मॉडिफाइड कंक्लूजन। अनमॉडिफाइड जाता है हमारा जो नॉर्मल हम जाते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, या फिर प्रेजेंट किया है फेयरली, या फिर कंप्लाई करता है तुम्हारा प्रिपेयर हुआ है मटेरियल रिस्पेक्ट में।
तीन चीजें जाती है कब, देखो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास में, प्रेजेंट किया है फेयरली या फिर ट्रू एंड फेयर व्यू जाता है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो एक ही ऑप्शन है कि प्रिपेयर किया है मटेरियल रिस्पेक्ट में, खत्म। अब तुमको ये बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पे जो है ना निगेटिव वर्डिंग है, निगेटिव वर्डिंग है, निगेटिवली वर्डेड है। सर क्या मतलब होता है इसका, जब तुम तुम्हारा रिपोर्ट दोगे ना तो यहाँ पे दो बार नो लिखते हो, दो बार नो लिखते हो, दो बार नो मतलब क्या, देखो बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट एफएस डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, नॉट प्रिपेयर्ड। सर ये तो एडवर्स ओपिनियन हुआ ना, एडवर्स नहीं हुआ। एडवर्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी, अगर बस डू नॉट गिव होता ना तो एडवर्स हो जाता, अगर नॉट प्रिपेयर होता या फिर डू नॉट प्रेजेंट फेयरली बस इतना ही होता ना तो एडवर्स होता। यहाँ पे ऊपर लिखा है नथिंग, तो नथिंग नथिंग, नो नो, नॉट नॉट, दो बार नॉट नॉट हो जाता है तो तुम्हारा नॉट नॉट कैंसिल हो जाता है, दो बार माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपने किसी लड़की को प्रपोज किया है ना, प्रपोज किया है और उसने दो बार ना बोला, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसने हाँ बोला है, ठीक है, दो बार ना ना हाँ हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, नहीं तो मार खा के आ जाओगे मेरे को बोलोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, वहां पे नहीं होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है, समझ जाओ। नथिंग नथिंग यूज होना है, देखो ऐसा फालतू के जोक्स मारने पड़ते क्योंकि एमसीक्यू में आ जाएगा, एक दो मार्क गवा के आ जाओगे, ठीक है। तो नथिंग नथिंग, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, ये चीज तुमको ध्यान देनी पड़ेगी। या फिर डू नॉट गिव, ये कहाँ पे है सर, अनमॉडिफाइड में ही है, हम मॉडिफाइड नहीं है। नथिंग हैज, और ये चीज तुमको बताओ क्या, ये बस दो तीन जगह पे आएगा, कहाँ पे, नथिंग जो है ना वो तुम्हारा कहाँ पे आएगा, अनमॉडिफाइड में आएगा, या फिर मॉडिफाइड में, बस जहाँ पे क्वालिफिकेशन है ना, क्वालिफाइड जो कंक्लूजन है ना वहाँ पे आएगा। सर क्या बात कर रहे हो, देखो सर एडवर्स जो है ना उसमें नहीं आएगा वो नथिंग वाला निगेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात आती है ना कि ड्यू टू सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, जैसे हमारे ऑडिट में जाता है ड्यू टू सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, जिसको हमने डिस्क्राइब किया है बेसिस फॉर एडवर्स कंक्लूजन पैरा में, या फिर जो है ना तुम्हारा डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या फिर नॉट प्रिपेयर, या फिर डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, ये तो सेम टू सेम है, इसमें तो फर्क ही नहीं है। और तुम्हारा जो तुम्हारा डिस्क्लेमर आता है ना वो भी सेम टू सेम है, ड्यू टू सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर जो डिस्क्राइब किया है बेसिस के पैरा में, प्रैक्टिशनर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, ऑडिट नहीं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस टू फॉर्म द कंक्लूजन, एंड उसकी वजह से प्रैक्टिशनर डज नॉट एक्सप्रेस कंक्लूजन, तो नथिंग यहाँ पे भी नहीं आता। तो नथिंग कहाँ पे आता है, नथिंग बस यहाँ पे तुम्हारे पास में क्वालिफाइड कंक्लूजन में आता है, चाहे सही ऑब्टेन हुआ हो या फिर चाहे सही ऑब्टेन नहीं हुआ हो। तो नथिंग कहाँ पे जाएगा, या तो अनमॉडिफाइड कंक्लूजन में या फिर तुम्हारा क्वालिफाइड कंक्लूजन में, सही ऑप्टेन हुआ हो ना हुआ हो, ठीक है। तो अगर इम्पैक्ट मटेरियल है बट नॉट परवेजिव है तो क्वालिफाइड जाएगा, मटेरियल है परवेजिव, मटेरियल परवेजिव है तो एडवर्स जाएगा। एक कब होता है, जब तुम्हारे पास में सही ऑप्टेन होता है तो, ठीक है। अगर सही ऑप्टेन नहीं होता, सही 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 ऑप्टेन नहीं होता है, इनएबिलिटी टू ऑप्टेन सही, तो उस केस में मटेरियल है परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड जाएगा, मटेरियल परवेजिव है तो डिस्क्लेम जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे क्वालिफाइड का जो वर्डिंग है ना वो क्या है देखते हैं, यहाँ पे भी सेम, वहाँ पे हम क्या बात करते हैं, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट, जो मैटर है हमने डिस्क्राइब किया है बेसिस के प्यारा में, उसके इफेक्ट की वजह से अब यहाँ पे नथिंग जो है ना वो दोनों जगह पे आएगा, मतलब ये जो ऊपर का एक कंक्लूजन पैरा है ना ये सेम टू सेम आएगा, बस चीज क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट, मतलब सेम टू सेम तुम्हारा ऑडिट का ही कंसेप्ट है, बस याद क्या रखना है तुमने, एक्सेप्ट याद, एक्सेप्ट ऐड करना है, बाकी अनमॉडिफाइड कंक्लूजन का पैरा यहाँ पे छाप दो, एक्सेप्ट बस ऐड करो अगर सही ऑप्टेन हुआ है तो, अगर सही नहीं है ना, मतलब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है ना तो बस एक्सेप्ट के साथ में पॉसिबल ऐड करो। तुमको पता है पॉसिबल क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास में एविडेंस ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट, तो बस इतना तुमने ऐड करना है, माय बाप बात खत्म। अब एक चीज ध्यान दे दो, जब तुमको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं होता है ना तो बेसिस के पैरा में तुम्हारा और एक चीज जाएगा, रीजन जाएगा कि तुम ऑडिट एविडेंस क्यों ऑब्टेन, ऑडिट नहीं सॉरी यार क्या हो जाता है, एविडेंस, एविडेंस अगर है ना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस अगर ऑब्टेन नहीं होता है ना तो रीजन बता दोगे कि एविडेंस क्यों ऑब्टेन नहीं हो गया तुमको। और सर अगर एविडेंस ऑब्टेन हो जाता है ना तुम्हारा तो उस केस में तुमको डिस्क्लोजर, डिस्क्राइब कुछ करना पड़ेगा। ये क्या है ये देखते हैं, देखो ये ऊपर जो हमने छोड़ा है ना इसमें कुछ घुसो मत, इसमें कुछ नहीं है, मॉडिफाई कब जाएगा, मटेरियल स्टेटमेंट है या फिर एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुआ है तो, ठीक है, हुआ है नहीं हुआ है, मटेरियलिटी परवेजिवनेस, ये चीज देखते हैं, इसमें घुसो मत। सर ये क्या है, ये बात करता है बेसिस फॉर कंक्लूजन पैरा में। सर एक मिनट देना बस मुझे, सर वैसे तो मुझे तुमको लेकर नहीं जाना था,
705 में, बट लेकर गया हूँ ताकि तुमको ये बता पाऊँ कि जब भी हमारे पास में देखो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन ओपिनियन का पैरा होता है ना, अपन क्या करते हैं, मॉडिफाइंग मैटर जो है ना उसके बारे में डिस्क्राइब करना पड़ता है हमको। हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, अगर क्वांटिफिकेशन पॉसिबल है ना तो क्वांटिफाई करते हैं, अगर नैरेटिव डिस्क्लोजर के हिसाब से में स्टेटमेंट है तो डिस्क्लोजर देते हैं, अगर नॉन डिस्क्लोजर है मतलब ओमिशन है तो बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो क्वांटिफिकेशन है प्रैक्टिकेबल तो क्वांटिफाई कर देते कि 95 करोड़ का इम्पैक्ट है, 90% है, या फिर अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो बता देते कि क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते हो। नैरेटिव डिस्क्लोजर है तो अपन बता देते हैं कि कैसे डिस्क्लोजर इनएक्यूरेट है। अगर ओमिशन है तो बता देते, डिस्कस करते ओमिशन को और डिस्क्राइब करते कि ओमिटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, उसको ऐड भी करेंगे अगर वो तुम्हारे पास में पॉसिबल है तो। सर तो 3 चीज आती है, क्वांटिफिकेशन, नैरेटिव डिस्क्लोजर एंड ओमिशन, यही 3 चीजें तुम्हारे पास में यहाँ पे आ जाती है। यही 3 चीजें डिस्क्राइब क्या करना है तुमने, स्पेसिफिक अमाउंट मतलब क्या, क्वांटिफिकेशन, या फिर नैरेटिव डिस्क्लोजर अगर है तो, या फिर अगर मिस इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास में नॉन डिस्क्लोजर है मतलब ओमिशन है तो उसको तुम क्या करोगे, उसको तुम ऐड करोगे। मतलब जब भी तुम्हारा बेसिस जाएगा ना उसमें तुम क्या करोगे, डिस्क्राइब करोगे क्वांटिफाई फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है, मतलब तुम क्या करोगे, क्वांटिफिकेशन करोगे स्पेसिफिक अमाउंट का, या फिर एक्सप्लेन करोगे डिस्क्लोजर कैसे है तुम्हारे पास में, नैरेटिव डिस्क्लोजर कैसे में स्टेटमेंट है, या फिर डिस्क्राइब करोगे ओमिटेड इन्फॉर्मेशन अगर ओमिशन है तो। बात खत्म, बात खत्म। कुछ छूटा तो नहीं ना दोस्त। हाँ, जब भी तुम्हारे पास में मॉडिफाइड कंक्लूजन जाएगा तो तुम्हारा कंक्लूजन का जो पैरा है ना उसका वर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्वालिफाइड कंक्लूजन, एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर कंक्लूजन। एंड उसके बाद में उसका जो बेसिस का पैरा है ना, बेसिस का पैरा भी चेंज हो जाएगा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन, एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर कंक्लूजन। लेकिन सर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इसका जो पैरा है ना वो तुम्हारा पहले जाएगा, बेसिस का पैरा पहले जाएगा, कंक्लूजन का पैरा बाद में जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, बेसिस का पैरा पहले जाएगा, कंक्लूजन पैरा बाद में जाएगा। रिव्यू उल्टा है सर, उल्टा है, पहले जाएगा बेसिस का पैरा बाद में जाएगा कंक्लूजन का पैरा। इसको छोड़ दो, नैरेटिव को छोड़ दो, रिपोर्ट के ऊपर आते हैं। रिपोर्ट के साथ में सर ईओएम ओएम पैरा जो है ना भाई साहब सेम टू सेम, जो डिस्क्लोज किया है एफएस में उसके ऊपर तुम ईओएम पैरा दोगे, जो डिस्क्लोज नहीं किया है उसके ऊपर ओएम पैरा दोगे। बस ध्यान देना यहाँ पे, अगर स्कोप लिमिटेशन वगैरह आता है रिव्यू के ऊपर तो उसको ओएम पैरा में बता दोगे, और साथ में सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में तो तुमको पता है ईओएम ओएम में जाता है, यहाँ पे भी लिखा है तुम्हारे पास में, सब्सिक्वेंट इवेंट को भी तुम ध्यान देके चलो। सर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कुछ आता है जैसे कारो है, जैसे तुम्हारे पास में कुछ 143 के जैसे रिपोर्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में उसको देते हैं। बस इतनी सी बात आती है सर। एक चीज़ बचती है, एक चीज़ बचती है हमारे पास में, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन सर जैसे 230 सेम टू सेम। सर अगेन दिखाने वाला था तुमको बट रहने दो, कुछ इतना है नहीं खास, मुझे नहीं खास लगता है कुछ इतना दिखाने वाला ही था। देखो मैंने ओपन किया है, दिखा दूँ क्या नहीं दिखा दूँ, बट रहने दो, कुछ इतना खास नहीं है। हम डॉक्यूमेंटेशन कितना मेंटेन करते हैं, अगर कोई नया बंदा आ जाता है जिसको तुम्हारा ये रिव्यू का कोई संबंध नहीं है और वो तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है तो उसको समझ में आना चाहिए कि तुमने रिव्यू अच्छे से किया है, बस इतनी सी बात आती है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बंदा यहाँ पे लिखा होगा कुछ तो किधर तो एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर अगर आता है जिसका तुम्हारा प्रीवियस कनेक्शन नहीं है उस एंगेजमेंट के साथ में, उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए। क्या अंडरस्टैंड होना चाहिए, तुमने क्या प्रोसेस परफॉर्म करे है, उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड। अच्छा जी, अब है ना तुमको क्या देखना पड़ेगा, देखो तुमने प्रोसेस परफॉर्म किए है, उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड तो उसको समझना चाहिए। लेकिन देखो सर तुमने क्या किया है, तुमने भी तो रिव्यू किया रहेगा, तुम्हारे फर्म में भी तो रिव्यू किया रहेगा, तो तुमको क्या पता होना चाहिए तुम्हारे फर्म में काम किसने किया है, कब किया है, तुम्हारे फर्म में उस काम का रिव्यू किसने किया है, तुम्हारे फर्म में उसने रिव्यू कब किया है, कैसे किया है, उसका एक्सटेंड क्या था, डेट क्या था, वो चीज़ तुमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो प्रोसेस है ना उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड तो तुमको लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ में तुमको क्या देखना पड़ेगा, वर्क किसने परफॉर्म किया है, उसका डेट कब परफॉर्म किया है, और वो वर्क है ना उसको किसी ने तो रिव्यू किया रहेगा तुम्हारे फर्म में। देखो ये जो बाहर का बंदा आता है ना वो रिव्यू करेगा, उसके बाद छोड़ दो, तुम्हारे फर्म में किसी ने तो रिव्यू किया रहेगा, तो किसने किया है, उसका एक्सटेंड कितना था, उसने कब किया है, ये चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगी। ठीक है सर, उसके बाद में फालतू की बात आती है, जो प्रोसीजर्स है ना उससे रिजल्ट क्या ऑब्टेन आते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिशनर का कंक्लूजन क्या जाता है, सिग्निफिकेंट मैटर के ऊपर तुम्हारा कंक्लूजन क्या जाता है, और जो जजमेंट तुमने लगाया है ना उसके ऊपर भी तुम्हारा कंक्लूजन क्या जाता है। ये सब फालतू की बात आती है, इसमें कोई बात नहीं है। क्या क्या बात आती है, देखो जो तुम्हारे रिजल्ट है प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद में क्या आते हैं नतीजे, वो नतीजे के बारे में तुमने, एंड तुम्हारा उसके ऊपर कंक्लूजन क्या है वो तुम बात करो। सिग्निफिकेंट मैटर अगर आते हैं ना उसको भी तुमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट करके चलना है। फिर बात आती है तुमने जो डिस्कशन किया है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो बस इंक्वायरी ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, तो यहाँ पे बस एडिशनल पॉइंट क्या आता है, जो तुमने डिस्कशन करे है ना, जो तुमने डिस्कशन करे है ना मैनेजमेंट के साथ में, वो डिस्कशन जो है ना तो उसको तुम
क्या करो, डॉक्यूमेंट करो। क्यों क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ डिस्कशन तुमने किया है, इंक्वायरी तुमने की है, बट वो मैनेजमेंट बोलेगा नहीं करी है, अगर WR में नहीं जाता है तो उसको तुम क्या करो, डॉक्यूमेंट करके चलो, जो MNT के साथ में तुमने बातें करी है। अगर इनकंसिस्टेंसी कहाँ पे भी आ जाती है, अगर कोई भी चीज़ अगर प्रैक्टिशनर के फाइंडिंग को कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो उसको डॉक्यूमेंट करके चलना है तुमने। फिर उसको कैसे एड्रेस किया, वो सारी चीज़ उसमें आ जाती है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं है सर, एक ही पॉइंट बचता है हमारा, बस रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में 5 पॉइंट तो तुमको आते हैं, पहले 2, आखिरी के 3, टाइटल, एड्रेसी, वाह 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 वाह। उसके बाद में सिग्नेचर, डेट, प्लेस। सर डेट भी आता है क्या? डेट आता है, पूरा आता है क्या? हाँ पूरा आता है ना भाई साहब। क्या है? नो अर्लियर देन द डेट ऑन विच प्रैक्टिशनर को साई ऑप्टेन हो जाता है, सही नहीं सही, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन हो जाता है। एंड इसमें हम क्या देखते हैं कि सारे स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया है और मैनेजमेंट TCWG ने क्या किया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को असर्ट किया है। ये बात आती है, डेट में भी कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट में दिक्कत आएगी तुमको, आएगी क्या? सच बताओ, आएगी क्या? नहीं आएगी ना भाई साहब। इतना रिपोर्ट है सर, इतनी रिपोर्ट है, सब में कंफ्यूजन होता है। काहे का कंफ्यूजन है भाई साहब? काहे का कंफ्यूजन है तुमको? रिपोर्ट एक बार देखे क्या अपन? इसका रिपोर्ट में क्या जाता है? इसका रिपोर्ट में टाइटल जाता है, एड्रेस ही जाता है। कैसे होता है यार ये? ठीक है, इसको हटा ही देता हूँ यार, 1 मिनट यार, सॉरी यार। ठीक है, इसमें क्या जाता है? टाइटल जाता है, एड्रेस ही जाता है, गया गया, बात खत्म। उसके बाद में हम ऑडिट में क्या बोलते हैं? वी हैव ऑडिटेड अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द XYZ कंपनी लिमिटेड फॉर द पीरियड डैश डैश डैश। ठीक है, उसके बाद में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सब देते हैं। बस यहाँ पे वी हैव ऑडिटेड की जगह पे अपन क्या बोलेंगे? वी हैव रिव्यू। हमने रिव्यू किया है, ऑडिट किया क्या नहीं किया? किसका? एफएस का। एफएस को आइडेंटिफाई करना है, तो एफएस के लिए तुमको क्या बताना पड़ेगा? एफएस में क्या कहता है? बैलेंस शीट, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन एंड फलाना ढिमकान, उसका डेट वगैरह जो भी है वो सब आएगा, सेम टू सेम। सर उसके बाद अपन ओपिनियन देते हैं, यहाँ पे नहीं देते, यहाँ पे ओपिनियन नहीं जाता है, यहाँ पे ओपिनियन सबसे एंड में जाएगा। तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एंड प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एंड उसके बाद में प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी। तो सर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या होती है? अरे तुमको पता नहीं है क्या? PPFS या FRF के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल, बात खत्म। PPFS या FRF के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल, बात खत्म। प्रैक्टिशनर की क्या जिम्मेदारी होती है? हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा कंक्लूजन, हमको हमको SRE 2400 के हिसाब से रिव्यू एंगेजमेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा, हमको इथिकल रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा। और सर इसमें एक जो बीच वाला सेंटेंस था वो कहाँ से आता है? अगर याद है ना, ये तुम्हारे पास में ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव, वहां से आता है। देखो, एनीथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट। अगर याद नहीं आता है तो वहां पे जाके देखो, अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो छोड़ दो। ठीक है, ये कहाँ से आता है? ऑब्जेक्टिव से आता है। ठीक है, ये तुम्हारा SRE 2400 के हिसाब से होता है, जो रिक्वायर करता है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तुमको इस चीज को देखना, उसका ऑब्जेक्टिव है एनालिटिकल रिक्वायरमेंट को हम कंप्लाई करते हैं। लेकिन सर जब जब भी हमारी जिम्मेदारी होती है, अपन जिम्मेदारी में एक चीज बता देते हैं कि हमारा एंगेजमेंट कौन सा है, ये सबको समझना चाहिए कि नहीं। ठीक है, हमने कंपाइलेशन में देखा, हमने AUP में देखा, हमने हर जगह पे देखा, हमने जैसे 810 में देखा कि यूजर को समझना चाहिए कि हमारा रिपोर्ट क्या है। तो अपन क्या बात करते हैं हमेशा कि हमारा एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। तो अपन यहाँ पे क्या बात करेंगे? यहाँ पे हमारा रिव्यू एंगेजमेंट है, जहाँ पे हम लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं। ठीक है, एक तो बात आती है, रिव्यू एंगेजमेंट है, लिमिटेड एश्योरेंस जाता है। रिव्यू एंगेजमेंट में क्या होता है सर? हमारा बस इंक्वायरी होता है, एनालिटिकल होता है, ये 2 मेजर प्रोसीजर्स होते हैं। रिव्यू जो है ना, ये तुम्हारा ऑडिट से कम होता है, ऑडिट नहीं होता है, इसकी वजह से हम ऑडिट ओपिनियन नहीं देते हैं। बस 3 पॉइंट 3 लाइन याद रखो। रिव्यू लिमिटेड एश्योरेंस है, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर जाता है, रिव्यू ऑडिट से कम होता है और इसी वजह से ऑडिट ओपिनियन नहीं जाता है हमारा। उसके बाद में तुम्हारा बेसिस फॉर सर बेसिस कैसे? पहले क्वालिफाइड दे दो, नहीं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन पैरा पहले जाता है। मैंने तुमको बोला था MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना है, इसको हमने ऊपर के पॉइंट से पढ़ा था, पॉइंट नंबर 2 से, क्योंकि वो ईजी था ना। देखो यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, किसी कॉस्ट की वजह से NRV एंड कॉस्ट के ऊपर लेकर आना था, उसकी वजह से हमने कंक्लूड किया था एंड क्वालिफाइड कंक्लूजन दिया था। ठीक है, क्वालिफाइड में तुम क्या करोगे? एक्सेप्ट फॉर द मैटर जो हमने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम टू सेम। नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन कि नॉट प्रिपेयर, ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, इसकी वजह से नॉट प्रिपेयर। नीचे क्या है? नीचे कौन सा है? डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो ये तुम्हारे पास में
फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। ठीक है, बस इतनी सी बात आती है, एफआरएफ वगैरह को तुम क्या करते हो, एड्रेस करते हो। अब बताओ सर, रिपोर्ट में दम है क्या? रिपोर्ट में दम है क्या? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अपन आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है भाई साहब हमारे पास में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका हर टाइटल आइडेंटिफाई करो। बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो है। उसके बाद में अपन क्या बात करेंगे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन। फिर हम बताओगे कि हमने रिव्यू किया है, हमने ऑडिट नहीं, हमने क्या किया है, रिव्यू किया है। तो सबसे पहले वी हैव रिव्यूड, स्टेट करो कि हमने रिव्यू किया है, आइडेंटिफाई करो एफएस कौन सा रिव्यू किया है तुमने, उसमें टाइटल जाएगा, डेट जाएगा, सब जाएगा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन जाएगा। बोलो दम है क्या? बोलो अगर तुमको इसमें दम है क्या? फिर मैनेजमेंट का जिम्मेदारी जाता है, क्या जाता है कि एफआरएफ के हिसाब से, पीपीएफएस या एफआरएफ के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल। बोले अगर तुम, बोलो अगर इसमें दम है तो, कुछ है क्या दम? बात खत्म। फिर अपन हमेशा क्या बात करते हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी क्या है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बात होती है, तो इसमें इधर इधर ऐसे फैल चुके हैं। बहुत सारी बात क्या होती है, कुछ नहीं होती है भाई साहब। अपन क्या बोलते हैं, अपन की जिम्मेदारी क्या है कि SRE 2400 के हिसाब से अपन क्या करेंगे, कंक्लूजन को एक्सप्रेस करेंगे। अभी इसी के बारे में तुमको यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा। SRE एंड इथिकल रिक्वायरमेंट को भी अपन क्या करते हैं, कंप्लाई करते हैं। बात खत्म। अब और एक चीज़ तुमको समझनी पड़ेगी, तुमको है ना, जब जब भी है ना, उसके बाद में अपन ने क्या बोला था, हाँ सॉरी, रिव्यू एंगेजमेंट के बारे में तुमको बताना पड़ेगा। जैसे यूजर को अपन बताते कि कौन सा एंगेजमेंट है, ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है, बाकी के केस में बता देते ना अपन, ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है, वैसे यहाँ पे बताना पड़ेगा रिव्यू है। तो उसमें तुमको बताना पड़ेगा रिव्यू एंगेजमेंट है तो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। इसमें अपन परफॉर्म करते हैं मेन क्या, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ये तुम्हारा ऑडिट नहीं है, ऑडिट से कम प्रोसेस इसमें परफॉर्म होती है, इसी वजह से हम ऑडिट का ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बात खत्म, बात खत्म, बस सब चीज़ें हो चुकी है, इसमें कोई दम ही नहीं है। सर कितना भी तुम माथा फोड़ के बोलो, इसमें दम है ही नहीं है। सर जब भी स्पेशल पर्पज आता है ना, तो अपन हमेशा क्या करते, दो सेंटेंस ऐड करते हैं। क्या स्पेशल पर्पज है तो पर्पज क्या है वो बताओ, एंड यूजर कौन है उसके वो बताओ। तो उसके साथ में और एक पैरा जाता है तुम्हारे पास में, जनरली कौन सा जाता है कि लिमिटेशंस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस वाला पैरा जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं दिया है, तुम देना है तो दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्पेशल पर्पज में वो जाता है, तो समझ जाओ। एक चीज़ है बस जो तुमको एडिशनल चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, अगर मैनेजमेंट के पास में एफआरएफ का चॉइस है तो तुम क्या करो, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग दैट एप्लीकेबल एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल इन सर्कमस्टांसेस। ये चीज़ तुम क्या करो, यहाँ पे मेंशन करके चलो। ये सेंटेंस याद होता है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है सर, अब बात आती है कंक्लूजन एंड बेसिस फॉर कंक्लूजन की। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंक्लूजन पैरा जाता है, तुम प्रैक्टिशनर का कंक्लूजन तुम उसमें बता दोगे एंड एफआरएफ तुम उसमें बता दोगे। और जब मॉडिफाई हो जाता है कंक्लूजन, तो जो पैरा है ना उसका नाम तुम चेंज करोगे, हेडिंग चेंज करोगे, मॉडिफाइड कंक्लूजन करके, बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन, बेसिस फॉर एडवर्स, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। एंड जो पैरा जाता है ना, उस पैरा में तुम क्या करोगे, उस मैटर का डिस्क्रिप्शन दे दोगे। क्या है इसमें, क्या है इसमें टेंशन लेने का? हो गया, हो गया। फिर भी सर एक बार है ना, तुमको पूरा दिखा देता हूँ ना क्या हमने पढ़ा। कुछ तुमको लगेगा सर बहुत पढ़ा है, कुछ है नहीं यार, कुछ है नहीं है, मेरी बात मानो तो सही। मैंने तुमको है ना प्रोनाउंसमेंट दिखाए थे, उसमें मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे इसके बाहर के क्वेश्चन आते हैं ना, तो तुमने क्या करना है, जो तुमने एसेस में पढ़े हैं, जो तुमने बाकी जगह पे पढ़ा है ना, उसके ऊपर लिख के आ जाओ। अगर रिव्यू में तुमको इसके बाहर का कुछ आता है ना, जो तुमने पहले पढ़ा है ना, उसके बेसिस पे लिख के आ जाओ। बस तुमने मेंशन मत करो ऐसे का नंबर। ठीक है, ये सब हमने देख लिया है, ऑडिट और रिव्यू का डिफरेंस हमने देख लिया है। एंगेजमेंट में हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, याद होता है तो रख लो, थोड़ा काम आ सकता है। कंप्लायंस में तुमने क्या देखना है, फैक्टर कौन से आते हैं, हमारे राक्षस एंड चुड़ैल की कहानी। फिर मैंने बोला प्री कंडीशंस क्या है, सेम टू सेम 210 के हिसाब से आते हैं, ये सब चीज़ें ठीक है, मॉडलिटी और सब ठीक है। 3 स्टेप में जाता है तुम्हारा इंक्वायरी एंड तुम्हारा एनालिटिकल। मैंने आपको बोला कि आंसर कैसे डिजाइन करना है, तुमने कौन सा कंटेंट उठाना है, कहाँ कहाँ से उठाना है। ठीक है, बस ये चीज़ तुमको याद करने के लिए बोला था, बाकी सब मैं कर लूँगा। बाकी दूसरा स्टेप में क्या था, जीसीसी से अपना फ्रास के प्रोसेस थे, उसमें से गोइंग कंसर्न याद रखो एंड सब्सिक्वेंट इवेंट को याद रखो। बाकी कुछ इतना है नहीं है। फिर जो एडिशनल जो प्रोसेस थे ना, एक अब आता है, इसके लिए क्वेश्चन क्या आएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियली मिस्टेटेड वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे WR के बारे में। WR इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जितने स्टार है तुम्हारे पास में चिपका दो। मैनेजमेंट, अच्छा मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो सॉरी यार, क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये हो जाता है तुम्हारा WR, जीसीसी से अपना फ्रास के बारे में बात करता है। इसमें कुछ खास नहीं था, इसमें भी कुछ खास नहीं था। कंक्लूजन तो तुम्हारा सेम टू सेम था, बस तुमको नेगेटिव वर्डिंग का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है, दम ही नहीं है। और एक चीज़ ध्यान देनी है, तुम्हारा बेसिस पैरा पहले आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। रिपोर्ट तो तुमको पता है यार, हाथ का मैल है अभी तुम्हारा,
ईओएम ओएम सेम टू सेम है तुम्हारे पास में। डॉक्यूमेंटेशन में तुमने क्या ध्यान देना है, 230 के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन है। एक बार 1 मिनट दे दो, मैं क्वेश्चन देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है तो। ठीक है, पहले नोट्स के क्वेश्चन करते हैं। रिव्यू रिपोर्ट जो है ना उसमें नेगेटिव जाता है, तो नेगेटिव जाता है तो क्या जाता है तुम्हारा, नथिंग नथिंग वाला, तो वो वाला लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है वो लिखो, थोड़ा बेसिक वगैरह लिख लो है ना। उसके बाद में वो जो अपना नेगेटिव नथिंग नथिंग वाला सेंटेंस है ना उसको कॉपी पेस्ट मार देना भाई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या बात करता है, मेनली कौन से प्रोसेस परफॉर्म होते हैं, कौन से होते हैं भाई साहब तुमको पता है ना, तो उसको छाप दो एंड उसका इंपॉर्टेंस बता दो, स्टेप्स का क्या है। तो तुमको इंक्वायरी एंड एनालिटिकल दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के आना पड़ेगा। उसके बाद में क्या लिखा है, कंक्लूजन जो जाता है ना तुम्हारा, तो उसमें तुम्हारे पास में डिस्क्रिप्शन में क्या जाता है, उसका स्टेटमेंट एंड लिमिटेशन जाता है, कहाँ पे, रिपोर्ट में जाएगा। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है इसके रिस्पेक्ट में जो तुमको रिपोर्ट में ऐड करना पड़ेगा, किसके बारे में बात कर रही है, तुमको ये रिपोर्ट में यूजर को समझाना पड़ेगा कि तुम्हारा ये जो रिपोर्ट है ना ये तुम्हारा रिव्यू रिपोर्ट है। तो उसके लिए हमने क्या बात करी है, रिव्यू है, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इसमें मोटा मोटी 2 प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, और ऑडिट नहीं है तो ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते। तो सबसे पहले 2 प्रोसेस के बारे में लिखो, उसके बारे में इंक्वायरी के बारे में देखो मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ था, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस वगैरह उसके बारे में। एनालिटिकल में तुमको बोला था 4 पॉइंट कैसे भी करके याद रखो, वो 4 पॉइंट यहाँ पे चेप के आने हैं। उसके बाद में सेंटेंस क्या जाएगा, 3 पॉइंट कौन से, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, 2 प्रोसेस मोटा मोटी परफॉर्म होते हैं, ऑडिट नहीं है, इसकी वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते ओपिनियन। सर अगर स्पेशल पर्पस है ना, कॉन्ट्रैक्ट आता है तो इसका मतलब स्पेशल पर्पस है, तो स्पेशल पर्पस केस में रिव्यू होगा क्या, हाँ भाई साहब हो जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम स्पेशल पर्पस में भी रिव्यू को परफॉर्म करेंगे। फिर ये तुम्हारा 2410 का है। और 1 मिनट देना मेरे को। आईसीआई ने जो नए क्वेश्चन दिए ना उसमें हमारे पास में रिव्यू में क्या है देखो इसके बारे में, एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न, यहाँ पे रिव्यू के बारे में बात करिए। सर यहाँ पे 2410 आएगा कि 200 आएगा, यहाँ पे किसी ने क्या बात करी, प्रैक्टिसनर के बारे में बात करिए, ऑडिटर के बारे में बात करिए क्या नहीं, प्रैक्टिसनर के बारे में बात करिए, किधर भी इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं है, तो 2400 के बारे में बात होगी। सर इसमें गोइंग कंसर्न जो है ना, गोइंग कंसर्न तुमने यहाँ पे चेप के आ जाना है। ठीक है सर, कंपाइल किया है इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सर तो ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट होगा कि इंटरिम फाइनेंशियल एंगेजमेंट होगा। अरे भाई साहब, भाई साहब आगे देखो, तो ये तो उसने किया है, तुम्हारा काम क्या है, बेस्ड ऑन द इंक्वायरीज एंड अदर रिव्यू के प्रोसीजर्स, इसके बारे में तुमको आगे तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा तो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, ये तो तुम्हारा 2410 में जाएगा, इसको अपन 2410 में बात करते हैं। सर अपने पास में और क्या है, एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन है, उसमें कुछ है क्या, मैं देख के बता देता हूँ आपको। वो तो वो तो हो गया, ये रिलेटेड सर्विसेज हो गया हमारा, हो गया, इसमें तो नहीं है कुछ एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन, तो खत्म हो गया अपना, खत्म हो गया मामू, सुबह हो गई मामू। आई होप आपको मजा आया रहेगा, मजा आया तो भाई साहब एक बार ठोको 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 ठोको, मजा आएगा, मजा आएगा। अब टेंशन है क्या, SRE 2400 का अब कोई टेंशन है क्या, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए तुमको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।